Hello, kids. This is your Shivangi ma'am, and today we are going to have our revision session. Yes, I know आप सभी के फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं और सबको बहुत ज़्यादा डर लगता है मैथ्स से. So this is why I am here. Today we are going to revise three important chapters from final exams, and we are going to start with the chapter टाइम. यस, इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और डिटेल में सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे. ऑल्सो आई विल टेल यू कि आप अपने नोटबुक और पेंसिल के साथ बैठ जाओ भी, ठीक है, क्योंकि हम साथ साथ में क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे. ओके, चलो, सो हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट दिस. अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो एग्ज़ाम्स है ना हमारे, इनसे हमें बहुत डर लगता है. चाहे हाफ ईयरली का एग्ज़ाम हो, फाइनल एग्ज़ाम्स हो, स्पेशली फाइनल एग्ज़ाम से बहुत डर लगता है, राइट? हमें ऐसा लगता है कि अगर फेल हो जाएंगे तो सेम ग्रेड्स में पढ़ना पड़ेगा, हमारे फ्रेंड्स आगे चले जाएंगे, राइट? आगे वाली ग्रेड में चल जाएंगे. बट ऐसा कुछ नहीं. एग्ज़ाम से बिल्कुल मत डरो, बिकॉज एग्ज़ाम्स आर दी लॉर्ड ऑफ चैलेंजेस. यस, चैलेंजेस फेस करना पसंद है. यस, तो एग्ज़ाम से नहीं डरना है, ठीक है? चलिए, ओके. नाउ आई एम श्योर दैट ऐसी ऑब्जेक्ट्स आपने देखी होगी, राइट? और ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये हमें क्या बताते हैं? ये हमें टाइम बताते हैं, राइट? और सबसे डिफिकल्ट होता है रिस्ट वॉच में या वॉल क्लॉक में टाइम देखना. वाई? क्योंकि हमें वहाँ पे खुद कैलकुलेट करना पड़ता है. यस, अब आजकल तो हमारे पास लैपटॉप है, फ़ोन है, स्मार्ट वॉचेस हैं जहाँ पे एग्जैक्टली टाइम लिखा हुआ रहता है, ठीक है? बट मैं आपको बताऊँ, जब मैं छोटी थी उस वक्त पे स्मार्ट वॉच नहीं थे. वॉल क्लॉक देखकर टाइम निकालना, लाइक कितना टाइम होगा, ये हमें सीखना पड़ता था. यस, तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा उस टाइम पे चलते हैं. मान लो ये वॉल क्लॉक है और हमें इसमें टाइम देखना है कि कितना टाइम हुआ है. आई नो दिस वन इज़ वेरी सिंपल. यहाँ पे ये 3 है, 3 पे हमारा आवर हैंड है, 12 पे हमारा मिनट हैंड है. तो आप बोलोगे कि मैम इट इज़ 3 o'clock. ये तो 3 o'clock है. वेरी नाइस, ये 3 o'clock ही होगा, ठीक है? 12 पे है. अगर 4 पे आवर हैंड चला जाए और स्टिल 12 पे मिनट हैंड है तो वो होगा 4 o'clock. गुड. अब मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि हमें टाइम निकालना सीखना पड़ता था, ठीक है? ऑल्दो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. अब ये अगर मिनट हैंड हमारा 1 पे चला जाता है तो अब क्या होगा, कितने मिनट्स हो रहे होंगे, ये हमें फाइंड करना है. तो बच्चों यहाँ पे हम टेबल ऑफ 5 को यूज करते हैं. यस, ये 1 पे है तो आप बोलोगे कि इट इज 5 मिनट्स, राइट? ये 2 पे है तो आप बोलोगे इट इज 10 मिनट्स. ये 3 पे तो आप बोलोगे इट इज 15 मिनट्स. और हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे. ये 10 पे है तो आप बोलोगे 50 मिनट्स, राइट? 11 पे है तो 55 मिनट्स. 12 पे है तो 60 मिनट. और अगर 60 मिनट हो गया मतलब 1 आवर कंप्लीट हो गया, राइट? सो दिस इज हाउ वी यूज टू रीड एंड राइट टाइम, ठीक है? एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी ये पता होगा, क्योंकि हमें ये सीखना तो है, ठीक है? तो अगर हम वॉल क्लॉक में देखें तो हमें कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ता है, तब हम आवर और मिनट्स को लिखते हैं, ठीक है? स्मार्ट वॉचेस, लैपटॉप में, मोबाइल फ़ोन में ऐसा नहीं होता है. वहाँ पे एग्जैक्टली टाइम मेंशन होता है. ओके, अब एक और चीज़ है, हम टाइम के साथ AM और PM भी यूज़ करते हैं, राइट? कहाँ पे AM करते हैं, कहाँ पे PM करते हैं? तो मॉर्निंग है तो AM, इवनिंग है तो PM, ऐसे ही बोलोगे, राइट? चलो, यहाँ पे एक टाइम स्टैम्प हमें याद रखना है. वो टाइम स्टैम्प क्या है कि अगर मिडनाइट से लेकर नून तक के बीच का कोई टाइम है, मिडनाइट से लेकर नून तक के बीच का कोई टाइम है, तो वहां पे AM लिखेंगे. लिसन टू माई वर्ड्स, मैंने क्या बोला? मिडनाइट से लेकर नून के बीच का जो टाइम है वहां पे AM होगा. ओके, नाउ नून से लेकर मिडनाइट के बीच का जो टाइम है वहां पे PM होगा. So the time between midnight to noon, we use AM. The time between noon and midnight, we use
PM, ठीक है, वी हैव टू रिमेंबर दिस। अब अगर हम बात करें कि मैंने 7 बजे ब्रेकफास्ट किया था, तो आप बोलोगे कि ब्रेकफास्ट किया था कितने बजे? 7 बजे, तो वहाँ पे तो होना चाहिए 7 AM, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो हम सुबह सुबह करते हैं और ये तो मिडनाइट और नून के बीच का टाइम है, राइट? अगर मैं बोलूँ कि आप स्कूल से 2:30 पे वापस आते हो, तो मॉर्निंग 2:30 पे तो वापस नहीं आएंगे, आफ्टरनून में आएंगे, तो ये नून से मिडनाइट के बीच का टाइम है, तो हम लिखेंगे 2:30 PM, राइट? सॉर्टेड है। हमें केवल इतना याद रखना है, मिडनाइट टू नून, नून टू मिडनाइट, पहले AM एंड देन PM। नाउ द क्वेश्चन यहाँ पे एक है, अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं या रात के 12 बज रहे हैं, तो उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, AM और PM? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ, क्या लिखना चाहिए? मेरा क्वेश्चन है, अगर दिन के 12 बज रहे हैं और सुबह के 12 बज रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? बताओ। दिन के 12 बज रहे हैं, नाउ इट इज नॉट द टाइम बिटवीन नून एंड मिडनाइट। बहुत सारे लोग 12 PM लिख देते हैं, बट दैट इज नॉट करेक्ट। हमें वहां पे केवल लिखना है 12 नून, बिकॉज AM और PM के लिए हमने रूल क्या पढ़ा है, द टाइम बिटवीन, इसके बीच का जो टाइम है। हम ये तो नहीं बोल रहे नून से मिडनाइट तक, वी आर टॉकिंग अबाउट बिटवीन। तो अगर 12 बज रहे हैं दिन में, तो आप लिखोगे 12 नून, राइट? और वैसे ही रात के 12 बज रहे हों, तो हम लिखेंगे 12 मिडनाइट। वी हैव टू राइट 12 मिडनाइट, ठीक है? बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, बट आप सभी इस वीडियो को देख रहे हो, सो नाउ यू ऑल नो कि 12 नून और 12 मिडनाइट के साथ AM और PM हमें नहीं लगाना है। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी रीड और राइट टाइम, ठीक है? आप बोलोगे मैम इट्स वेरी सिंपल, अभी मेरे वॉच में 2:30 हो रहा है, तो मैं लिख दूंगा 2:30। गुड, ऐसे लिख सकते हैं, बट ये तो फिगर्स हो गया। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? अगर हमें इंग्लिश में बोलकर बताना है किसी को व्हाट इज द टाइम, सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट द टाइम, कैसे लिखेंगे? चलो अब मैं बताती हूँ। यहाँ पे हमारा जो वॉच है दैट विल बी गेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है? 12 से 6 तक के बीच ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, वॉच 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जितने भी मिनट्स होंगे, फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड पास्ट, PAST, हम पास्ट यूज करेंगे। 7 से यहाँ तक 11 तक जितने भी मिनट्स होंगे, फॉर दैट वी विल यूज द वर्ड टू। तो यहाँ पे पास्ट यूज करेंगे और यहाँ पे टू यूज करेंगे, ठीक है? अब फर्स्ट वाला टाइम देखते हैं, 7:15। अब इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू राइट दिस? तो अगर इस टाइम को हम देखें, जस्ट सपोज मम्मा ने आपसे टाइम पूछा है कि अभी कितना टाइम हो रहा है, तो आप बोलोगे 7:15, राइट? मतलब 7:15 हो चुके हैं, राइट? अगर 7:15 हो चुके हैं, तो हम लिखेंगे 15 मिनट्स। कैसे बोलना है हमें? 15 मिनट्स पास्ट 7। इसका मतलब है 7:15 हो चुके हैं। बट यहाँ पे 7:15 हो रहा है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इट इज क्वार्टर पास्ट 7। यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस कि ये (7) है, ठीक है? अब देखो 6:30 हो रहे हैं, 60 मिनट्स टोटल होने चाहिए, तो 1 आवर होता है। 60 का हाफ क्या होता है? 30। तो अगर 6:30 हो, 2:30 हो, 7:30 हो, तो आपको यूज करना है वर्ड हाफ पास्ट, क्योंकि 30 मिनट्स तो हो चुके हैं, राइट? हाफ पास्ट 6 हो गया ना? अब आते हैं थर्ड में,
9:45। अभी देखो, जैसे हम 15 के लिए क्वार्टर वर्ड का यूज कर रहे हैं, जब 15 मिनट्स हो रहा है तो हम क्वार्टर वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। सिमिलरली जब 45 मिनट्स हो देन ऑल्सो वी कैन यूज द क्वार्टर वर्ड। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज है, मैंने आपको क्या बताया था, 7 to 11 अगर टाइम है तो आपको टू वर्ड का यूज करना है। ठीक है, पास्ट नहीं, टू यूज करेंगे। अब अगर हम टू यूज करेंगे तो हमें आगे वाला टाइम बताना होगा। लेट मी टेल यू, अगर 9:45 है तो हम लिखेंगे क्वार्टर टू 10। अभी देखो इसका मतलब क्या है, अगर हम लिख रहे हैं क्वार्टर टू 10, दैट मीन्स कि अभी 10 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। हम ऐसा बोलते हैं, राइट? वी यूज टू से लाइक दिस कि अगर हमने देखा टाइम की, अच्छा इट्स 9:45, 2:45, तो हम ऐसे लोगों को बताते कि अभी 15 मिनट्स बाकी हैं 3 बजने में, अभी 15 मिनट्स बाकी हैं 10 o'clock होने में, राइट? तो हम इस तरीके से बोलते हैं। अगर हम इस तरीके से बोलते हैं तो वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, हम ऐसे लिख भी सकते हैं। अभी देखो, अगर 10:55 हो रहा है तो आप क्या बोलोगे? देर आर टू वेज, आप तो डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि इट्स 10:55, बट आप ऐसे भी बोलोगे कि अभी 5 मिनट बाकी हैं 11 बजने में, राइट? तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 minutes, 5 minutes to 11. So this is the right way to write time in words. वर्ड्स में हम इस तरीके से टाइम को लिखते हैं। ठीक है, लेट मी रिपीट इट अगेन। 12 to 6 हमने क्लॉक को टू पार्ट्स में, यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइड किया। अभी 1 से लेकर 6 तक जितने भी टाइम हैं, जितने भी मिनट्स हैं, उनको शो करने के लिए हम पास्ट वर्ड का यूज करेंगे। 7 to 11 जितने भी मिनट्स होंगे उनको शो करने के लिए हम टू का यूज करेंगे। और एग्जैक्टली अगर हमारा मिनट हैंड 12 पे होता है तो हम वहाँ पे ओ क्लॉक इस वर्ड का यूज करते हैं टू राइट टाइम। ठीक है, अभी 7:15 था तो हम लिख सकते थे 15 मिनट्स पास्ट 7, एंड वी कैन ऑल्सो राइट क्वार्टर पास्ट 7। बट अगर 7:45 होता तो हमें लिखना पड़ता क्वार्टर टू 8, मतलब 8 बजने में 15 मिनट बाकी हैं अभी। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस टाइम्स इन वर्ड्स। इट्स क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। देन हमने ये डिस्कस कर लिया है। ओके, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया अभी कि अगर आफ्टरनून में 12 बज रहे हैं या फिर मिडनाइट के 12 बज रहे हैं तो हमें किस तरीके से टाइम को लिखना है, एएम में लिखना है या पीएम में? तो नहीं लिखना एएम और पीएम, हम केवल 12 मिडनाइट और 12 नून ही लिखेंगे। इवन जब हम बोलेंगे तो यही बोलेंगे, इट्स 12 नून और इट्स 12 मिडनाइट। ठीक है, अब 12 के बाद मिडनाइट और नून लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द टाइम, राइट? कि कब 12 बज रहे हैं, सिर्फ 12 नहीं बोलेंगे। ओके, चलो अब आते हैं 12 आवर क्लॉक एंड 24 आवर क्लॉक पे। ठीक है, हमारे लैपटॉप्स में, राइट, हमारे फोन में भी इवन आपने देखा होगा कि कभी कभी जो टाइम है वो कुछ इस तरीके से लिखा होता है। लेट मी टेल यू, अगर इवनिंग के 7 बज रहे हैं तो वहां पे लिखा होता है 19। ऐसे देखा है कभी आपने इस तरीके से लिखा हुआ फोन में, लैपटॉप में? कभी नोटिस किया है? 18 भी लिखा रहता है, 20 भी लिखा होता है, 23 भी लिखा होता है, राइट? इवन अगर आप ट्रेन से जर्नी करते हैं तो आपने देखा ही होगा कि वहां पे भी जो टाइम होता है वो कुछ इस तरीके से ही मेंशन होता है। ठीक है, अब देखो हम 24 आवर क्लॉक का यूज करते हैं टू अवॉइड द कंफ्यूजन ऑफ एएम और पीएम। ठीक है, हम इसीलिए 24 आवर क्लॉक का यूज करते हैं। अब ये 24 आवर क्लॉक है क्या, लेट्स अंडरस्टैंड। तो बच्चों यहाँ पे देखो, अगर 12 ओ क्लॉक मिडनाइट के हैं, अगर रात में 12 बज रहे हैं, इसे अगर हमें 12 आवर क्लॉक में लिखना होगा सो वी विल राइट दिस एज 000 आवर्स। यस, अब अगर रात के 1 बजेंगे तो आप लिखोगे 0100 आवर्स। यस, तो हम इस 12 आवर क्लॉक के टाइम को 24 आवर में चेंज कर रहे हैं।
अगर रात के 2 बजेंगे तो हम लिखेंगे 0200 आवर्स, ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। अगर नून के 12 बज रहे हो तो हम लिखेंगे 1200 आवर्स। अब द क्वेश्चन इज कि अगर 1 बज रहे हो 1 पीएम हो तो इसे कैसे लिखेंगे मैम? तो बेटा अगर 1 पीएम है और इसे आपको 24 आवर क्लॉक में लिखना है तो आप केवल इस टाइम में 12 को ऐड कर दोगे। देखो 12 + 12 होता है 24, राइट? तो पीएम में जितने भी टाइम हैं जिन्हें हमें 24 आवर क्लॉक में लिखना है हम उसमें 12 ऐड कर देंगे। सो 12 + 1 होता है 13, तो हम लिख देंगे 1300 आवर्स। ठीक है, अगर 2 बज रहे हो 2 पीएम हो तो इसे लिख देंगे, इसमें भी 12 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 1400 आवर्स। इस तरीके से हम 24 आवर क्लॉक में टाइम को लिखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप 24 आवर्स में टाइम को मेंशन करते हो तो वहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे नंबर्स आते हैं। ठीक है, बट अगर मिडनाइट है, ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल अगर 10 पीएम है तो इसमें 12 ऐड करोगे तो आप बोलोगे कि मैम इट इज 22, तो इसे हम लिख देंगे 2200 आवर्स। ठीक है, 2200 आवर्स। अगर 11 पीएम है तो हम उसे लिखते हैं, अभी इसमें भी 12 ऐड करना पड़ता तो ये हो जाता 2300 आवर्स। बट अगर मिडनाइट हो गया है तो हम 24 की जगह वहां पे लिखेंगे 000, बिकॉज हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड देन 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नून, एंड फिर 13 14 15 16 17 18 ऐसे हम टाइम को मेंशन करते हैं। सो देयर इज नो कंफ्यूजन ऑफ एएम एंड पीएम। अगर टाइम 13 14 15 ऐसे नंबर्स में है, ठीक है, 23 22 ऐसे नंबर्स में है, मतलब वो पीएम में ही होगा, राइट? ठीक है, चलो, तो नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चन। कन्वर्ट द टाइम टू द 24 आवर क्लॉक टाइम। अभी देखो ये हमारा एएम है, 10:20 AM, इट इज इन AM, तो इसको तो हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे 10 to 0 आवर्स। AM में है दो, नो नीड टू ऐड 12, AM में है तो 12 ऐड मत करो। ठीक है, अभी 6:45 है, इट इज इन PM, इसमें 12 ऐड करो। सो 12 + 6 18 होता है। 45 इज मिनट्स, तो इसे लिख दो 4 5 आवर्स। ठीक है, 8 12 इसमें 12 ऐड करो, सो दिस इज गोइंग टू बी 21 2 आवर्स। ठीक है, 11 o'clock इन दी नाइट, नाइट में है मतलब PM है, इसमें 12 ऐड करो तो ये हो जाएगा 2300 आवर्स। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैम we know about AM and PM, why there is a need to use 24 hour clock? चलो मैं बताती हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप कल सुबह 7 बजे निकले, राइट, ट्रेन से, और आप आज रात को 11 बजे पहुंचे हो कहीं पे। आपको टाइम फाइंड करना है कि कितना टाइम आपने स्पेंड किया है ट्रेन के जर्नी में। ठीक है, तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम वहाँ पे 24 आवर क्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम एक और इजी एग्जांपल लेते हैं कि आप सुबह 7 बजे स्कूल जाते हो और स्कूल से वापस आते हो 2:30 PM पे, तो कितने आवर्स आपने स्पेंड किए स्कूल में। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ 24 आवर क्लॉक। उस टाइम पे हम 2:30 को 24 आवर क्लॉक में लिख देते हैं और फिर 7 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आंसर हमें मिल रहा है उससे हमें पता चलता है कि हमने कितने आवर्स स्पेंड किए अपने स्कूल में। सो बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। वर्ड प्रॉब्लम में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सो दिस वॉज द आंसर। चलो अभी आगे बढ़ते हैं।
कन्वर्ट द टाइम यूजिंग 12 आवर्स क्लॉक। अभी देखो इट इज 0200, 2 है, 12 से बड़ा नंबर कोई होगा तब हम 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से, बट यहाँ पे इट इज लेस देन 12, इसको एज इट इज यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। और क्योंकि ये जस्ट 2 है, नंबर इज लेस देन 12, तो हम यहाँ पे AM ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो 12:55 आवर्स, यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, यहाँ पे आप लिखोगे 12:55। अब बिकॉज इट्स 55 मिनट्स तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा PM। ठीक है, अब यहाँ देखो इट्स 21:00 आवर्स। अब हम यहाँ से 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 21 से 12 सब्ट्रैक्ट कर दो बिकॉज 21 इज ग्रेटर देन 12, 12 सब्ट्रैक्ट करो, इट विल बी 9। सो ये आपका है बच्चों 9 o'clock। ठीक है, आप 9 o'clock लिख सकते हो, और ये 21 था तो हम यहाँ पे PM भी लिख सकते हैं कि ये रात में ही 9 बज रहे होंगे, तभी हमने 21 लिखा है। अब यहाँ देखो इट इज 0050 आवर्स। पता है 00 किसके लिए यूज करते हैं? मिडनाइट के लिए यूज करते हैं। तो ये हो गया 12:50। अब क्योंकि 50 मिनट्स हो चुके हैं, इट इज नॉट एग्जैक्टली 12 इन द मिडनाइट, 50 मिनट्स हो चुके हैं, आफ्टर हो चुके हैं, तो हम यहाँ पे AM अब लिख सकते हैं। नाउ वी कैन राइट AM। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल कन्वर्ट फ्रॉम 24 आवर क्लॉक टू 12। अब देखो यहाँ पे केवल एक ही चीज आपको याद रखनी है, अगर टाइम 0 से 12 के बीच का है तो वो AM में है, 12 के बाद है 13, 14, 15, 16, 13 से लेकर मान लो 23 तक का है, मतलब वो PM में होगा। ठीक है, तो अगर 13 से लेकर 23 कोई भी नंबर आपको यहाँ पे टाइम में दिखता है तो उसमें से 12 सब्ट्रैक्ट कर दो। जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो नंबर मिलेगा वो 12 आवर क्लॉक में आप लिख दोगे। ठीक है, एंड उसके साथ आप AM PM भी मेंशन कर सकते हो। सो वी आर डन हियर। ये क्लियर है सबको? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 12 आवर 24 आवर में सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। सो आई होप इट्स क्लियर, राइट? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ हियर इज अ थिंग, मैंने ये बार बार मेंशन किया अभी कि अगर 60 मिनट्स हो चुके हैं तो 1 आवर कंप्लीट हो चुके हैं, राइट? तो बच्चों हमारा जो 1 आवर होता है दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और हमारा जो 1 मिनट होता है दैट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, और हमारा जो एक दिन होता है उसमें टोटल होते हैं 24 आवर्स। यस, अब आप मुझे ये बताओ 1 आवर में सेकेंड्स कितने होंगे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो राइट नाउ। पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर 1 आवर में 60 मिनट्स है, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स है, देन हाउ मेनी सेकेंड्स विल बी देयर इन 1 आवर? बहुत इजी है, जस्ट डू 60 इंटू 60। पहले तो 60 मिनट्स हो गए, मिनट्स को सेकेंड में चेंज करने के लिए आपने फिर 60 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 3600 सेकेंड्स। दिस इज 3600 सेकेंड्स। 1 आवर में टोटल हो गए 3600 सेकेंड्स। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये सभी को क्लियर है? एंड आई गेस कुछ लोगों को तो ये ऑलरेडी पता होगा पहले से, राइट? बिकॉज सेम थिंग तो हमने ग्रेड 3 में भी पढ़ा है टाइम के बारे में। ओके चलो अभी आगे बढ़ते हैं, आते हैं कन्वर्जन पे। तो हमें 6 आवर्स 13 मिनट्स को मिनट्स में चेंज करना है। बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। देखो देर इज अ रूल इन कन्वर्जन जो हर किसी मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में हम यूज करते हैं, चाहे वो मेजरमेंट हो, टाइम हो। अगर हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करें, सो वी हैव टू रिमेंबर इफ वी आर मूविंग फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर तो वी विल मल्टीप्लाई। अगर स्मॉलर टू बिगर जा रहे हैं देन वी हैव टू डिवाइड। ठीक है, बिगर स्मॉलर मल्टीप्लाई, स्मॉलर टू बिगर डिवाइड। अब मैं बताती हूं कैसे होगा। देखो 6 आवर्स 13 मिनट्स 2 मिनट्स, तो पहले इधर देखो आवर्स को, बेसिकली आवर्स को मिनट्स में चेंज करना है। तो मुझे ये बताओ कौन सा यूनिट यहाँ पे बड़ा होगा, आवर्स या मिनट्स? ऑफ कोर्स आवर्स बड़ा होगा, राइट? तो हम अगर ज्यादा टाइम ड्यूरेशन है तो हम वहां पे आवर्स का यूज करते हैं ना। दिस इज हाउ वी हैव टू डिसाइड।
अगर हमने स्कूल में टाइम स्पेंड किया है, लाइक कुछ टाइम स्पेंड किया है, ठीक है, हम स्कूल गए और फिर स्कूल से वापस आए घर, तो हमने जितना भी टाइम स्पेंड किया उसे हम आवर्स में बताएंगे, बिकॉज दैट इज मोर कन्वीनियंट। ज़्यादा ड्यूरेशन है तो आवर्स में बता दिया, कम ड्यूरेशन है तो मिनट्स में बता दिया, और बहुत ही कम है तो सेकंड्स में बता दिया। सो दिस इज हाउ वी कैन डिसाइड कि आवर बड़ा यूनिट हो गया, देन मिनट है, फिर सेकंड्स है। आवर टू मिनट चेंज करना है मतलब मैम मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 आवर होता है इक्वल टू 60 सेकेंड्स, सॉरी 60 मिनट्स, इट इज मिनट्स। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो जब हम आवर टू मिनट्स चेंज करेंगे देन वी हैव टू मल्टीप्लाई, तब हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो चलो चेंज करते हैं। पहले हम लिख देंगे 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 6 आवर्स। 6 आवर्स इज गोइंग टू बी 6 इंटू 60। 6 इंटू 60 कितना होता है? 6 6 आर 36। यहाँ पे 0 है, राइट 0। तो 6 आवर्स को जब आप मिनट्स में लिखोगे तो ये हो जाएगा 360 मिनट्स। इतना ही होगा। आई होप सबने कर लिया होगा मुझसे भी पहले। आई एम लिटिल स्लो, राइट? चलो गुड। अब देखो यहाँ पे ये जो 13 है दैट इज ऑलरेडी इन मिनट्स। अब इसे मिनट्स में कैसे चेंज करेंगे? नहीं करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो हमने क्या किया? 360 मिनट्स फाइंड किया है अभी 6 आवर्स को चेंज करके। 13 इज ऑलरेडी इन मिनट्स, तो इसे यहाँ पे लिख दो एंड ऐड देम, इन्हें ऐड कर दो। सो 0 + 3 विल बी 3, 6 + 1 विल बी 7, और 3 के साथ कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, सो इट इज ओनली 3। सो ये आ गया आपका 373 मिनट्स। हो गया ना? मल्टीप्लाई किया 60 से, मिनट्स वाज ऑलरेडी इन मिनट्स, उसे चेंज नहीं करते हैं, प्लस कर देंगे, वी गॉट द आंसर विच इज 373 मिनट्स। क्लियर है? बहुत सिंपल था, राइट? 1 आवर टू 60 सेकेंड, 6 आवर को मिनट्स में चेंज किया। 60 मिनट्स, 1 आवर is equal to 60 minutes, not seconds. Please note it down. 1 hour is equal to 60 minutes. ठीक है? 6 hour will be 6 into 60 and then जो extra minutes थे उसे हमने add कर दिया and फिर हमने हमारा आंसर लिख दिया। Done. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं। Now we have 750 minutes to hour and minutes. Hour and minutes में change करना है। कैसे change करेंगे? ये तो ऑलरेडी ही मिनट्स में है, अब इसे आवर एंड मिनट्स में कैसे चेंज करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ये बताओ, मिनट्स एंड आवर पे फोकस करो। ये छोटा है, ये बड़ा है, मिनट्स छोटे हैं, आवर को हम बिगर यूनिट में अज्यूम करेंगे, राइट? तो ये देखो मिनट्स टू आवर जाएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? किससे डिवाइड करेंगे? तो हमने क्या पढ़ा है, 1 आवर में तो होते हैं 60 मिनट्स, तो 1 आवर को मिनट्स में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। बट अगर हमें मिनट्स को आवर में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 60 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर हमें 750 मिनट्स को आवर्स में चेंज करना है तो इसे यहाँ पे 60 से डिवाइड कर दो, ठीक है? अभी मैं फुल डिवीजन कर रही हूँ 60 से ही। ये 1 टाइम में किया, यहाँ पे 60 लिख दिया, ये आपका हो गया 5, ये सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, 1 हो गया, 0 को कॉपी कर लिया। अब कितने टाइम्स में करेंगे? तो 2 टाइम्स में करेंगे मैम। ओके चलो कर दिया, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट किया, ये 30 आ गया, 30 इज स्मॉलर देन 60। तो ये जो 30 है, जब भी हमारा ऐसे कन्वर्जन करते वक्त, अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट डाउन करो, ये आपको बाकी के चैप्टर में भी हेल्प करेगा। सी अभी हम जब भी कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है, और हमें कन्वर्जन करते वक्त अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर बच जाए और कोशेंट हो, तो जो कोशेंट वाला पार्ट है वो बिगर यूनिट होता है जिससे एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, और जो रिमाइंडर बच गया दैट इज द स्मॉलर यूनिट। अब हमें आवर एंड मिनट्स में चेंज करना था। 12 इज आवर कोशेंट, तो ये हो गया 12 आवर्स। 30 इज रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा 30 मिनट्स।
क्लियर है सभी को? 12 आवर्स एंड 30 मिनट्स, वी आर डन, चेंज हो गया हमारा। ठीक है, चलिए तो हमें केवल डिवाइड करना था। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी लिखा है 30 इज द रिमाइंडर, तो आंसर क्या हो गया हमारा? 12 आवर्स एंड 30 मिनट्स, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसे अगर मिनट में चेंज करोगे देन अगेन यू विल गेट 750 मिनट्स, राइट? तो आंसर हमारा करेक्ट है। नाउ अब है 5 days 20 आवर्स 2 आवर्स, कैसे चेंज करेंगे? सो हमने क्या पढ़ा है? 1 डे में होते हैं टोटल, डू इट टुगेदर बच्चों, साथ में करते जाओ। 1 डे में होते हैं टोटल 24 आवर्स, सो 5 days में हो जाएंगे। अभी देखो, अब हम किस में बताएंगे टाइम को? फॉर एग्जाम्पल, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि आप स्कूल से किसी ट्रिप पे गए हो। ठीक है, अब ट्रिप पे गए हो, थोड़ा टाइम लगेगा, लॉन्ग ट्रिप है आपका। ठीक है, शॉर्ट ट्रिप नहीं है, लॉन्ग ट्रिप है, तो 2-4 दिन आपने बिता के आए। ठीक है, आप बिता के आए हो, तो आप ऐसे बताओ आपके लिए कन्वीनियंट क्या होगा? किसी को अगर आप बताओगे कि कितने दिन का ट्रिप था, कैसा ट्रिप था, क्या था ट्रिप के बारे में अगर आपको बताना हो, तो आप ये बताओगे ना, नंबर ऑफ डेज में बताओगे कि कितना टाइम आपने स्पेंड किया है। ठीक है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, वॉट एवर। ठीक है, आवर्स में नहीं बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ड्यूरेशन और भी ज्यादा हो गया, तो हम डेज का यूज करने लगे। ठीक है, हम डेज का यूज कर रहे हैं। ओके, तो अगर डे एंड आवर को हम कंपैरिजन करें देन वी विल से कि डे इज द बिगर यूनिट। ठीक है, आवर्स अभी छोटे हैं, तो अगर हमें डेज से आवर्स में जाना है तो ये तो बिगर है और ये तो स्मॉलर है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। बट किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 1 डे में होते हैं 24 आवर्स, तो हमें 24 आवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, राइट? 5 इंटू 24, आप मुझे बताओ क्या आएगा प्रोडक्ट 5 इंटू 24 का मल्टीप्लाई करने पे? डू इट एवरीबॉडी, इट इज 120, राइट? ये हमारा 120 ही आएगा। करेक्ट? नहीं पता चल रहा है कैसे? चलो यहाँ पे कर लेते, 24 इंटू 5, 4 5s are 20, 2 एज अ कैरी, 5 2s are 10, 2 प्लस कर दिया तो 120 आ गया ना। 120 सबको मल्टीप्लिकेशन आता है। अब ये चीज हमने सेम मिनट्स वाले में भी की थी, 20 आवर्स तो आवर्स में ही है, तो इसे कैसे चेंज करेंगे? तो इसे नहीं करेंगे, इसे तो हम ऐड कर देंगे। इसे अगर ऐड कर दिया तो हम लिखेंगे 140 आवर्स। हमने क्या लिख दिया? 140 आवर्स। सो 5 days and 20 आवर्स इज इक्वल टू 140 आवर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। सो आवर आंसर इज करेक्ट, आंसर करेक्ट है हमारा। ओके, नाउ वी हैव 130 आवर्स, जिसे हमें डेज और आवर्स दोनों में चेंज करना है। तो ये हमारा स्मॉलर है, ये हमारा बिगर है। स्मॉलर टू बिगर जाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करेंगे? 24 से। तो हमें ऑलरेडी पता है कि 1 डे में होते हैं 24 आवर्स, दैट इज वाई वी विल डिवाइड विथ 24। तो चलो इसे डिवाइड करते हैं। 130 लिख दिया है, 24 यहाँ पे लिख दिया है। अभी देखो, ये 2 डिजिट का है, ये भी 2 डिजिट का है, बट 13 इज स्मॉलर देन 24, तो 2 डिजिट पे डिवाइड नहीं करेंगे, 3 डिजिट, सारे डिजिट्स को इंक्लूड करेंगे। नाउ 24 के लिए अभी हमने एक मल्टीप्लिकेशन किया था, 24 इंटू 5 इज 120, राइट? तो चलो इसे 5 टाइम्स में डिवाइड करते, क्योंकि अगर हम 6 टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो नंबर 130 से बड़ा होगा। 5 टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 120, सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया 10। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिले और रिमाइंडर बच जाए, तो जो रिमाइंडर है उसमें छोटा वाला यूनिट लिखो आवर, और जो आपका क्वोशंट है उसमें बड़ा वाला यूनिट लिखो डेज। सिर्फ डी मत लिखना, इट्स डेज। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 130 आवर्स इज इक्वल टू 5 डेज एंड 10 आवर्स, मतलब 10 आवर्स यहाँ पे एक्स्ट्रा है, राइट? हो गया हमारा काम कंप्लीट, द कैलकुलेशन इज डन, राइट?
डिवाइड किया, हमेशा ये याद रखना फॉर एनी काइंड ऑफ कन्वर्जन, प्लीज रिमेंबर दिस, कभी ऐसे 2-2 यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए लिखा हो और आप डिवाइड कर रहे हो तो जो रिमाइंडर है उसको आप छोटा वाला यूनिट दोगे और जो क्वोशंट है उसे आप बिगर यूनिट दोगे, ठीक है। चलिए, सो इट इज डन, हियर इज आवर सोल्यूशन। यहाँ पे हमने भी सेम किया था, ये आपका आवर्स हो, सॉरी ये आपका डेज हो गया है, राइट, 5 डेज, और ये आपका आवर्स हो गया 10 आवर्स। सो 5 days and 10 hours was the correct answer। अब आ जाते हैं एडिशन ऑफ टाइम पे, ठीक है। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, लेट मी टेल यू। सी, बहुत लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कैरी बोरो करने में और कैरी फॉरवर्ड करने में भी, ठीक है। तो इसे बहुत अच्छे से देखना, एंड ट्रस्ट मी, इवन जो अडल्ट्स होते हैं ना उन्हें भी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हम यूजुअल जो एडिशन करते हैं उसके साथ बहुत कंफर्टेबल है, ठीक है, और वही रूल हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। आई विल टेल यू हाउ, ठीक है, डोंट वरी। बट आप भी अपने घर में कोई बड़े होंगे, राइट, तो उनसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ के देखना, 2 टाइम देना और बताना, उसे ऐड करने के लिए बोलना, ठीक है। लेट्स सी कि उन्हें ये ट्रिक पता है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देयर इज समथिंग स्पेशल, कुछ स्पेशल है। सी, हमें 18 आवर्स 45 मिनट्स को 2 आवर्स एंड 36 मिनट्स के साथ ऐड करना है, ठीक है। अभी देखो, क्या करो, ऐसे आप अपने नोटबुक में कुछ इस तरीके से कॉलम भी बना सकते हो, डिवाइड कर दो इस तरीके से, ठीक है। मैंने यहाँ पे आवर्स एंड मिनट साथ में लिख दिए, आप इसे ऊपर भी लिख सकते हो H, और इधर लिख सकते हो MIN, जिसका मतलब है मिनट्स, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी देखो, मैंने ऑलरेडी आवर्स एंड मिनट्स लिखे हुए हैं, तो मैं केवल ये लाइन ड्रॉ करूंगी। 5 और 6 को ऐड करो, 5 + 6 कितना होता है, डू इट डू इट डू इट फास्ट, इट्स 11। 1 को कैरी ओवर कर दो, 4 + 3 कितना होता है, क्विक, 7, 7 + 1 8। तो बच्चों ये तो हो गया 81 मिनट्स, ठीक है। अब 18 आवर्स + 2 20 हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था मैम, राइट, सबको यही लग रहा होगा। आपने बोला था कुछ ट्रिकी है, बट ये तो इतना इजी था, क्या ट्रिकी है इसमें, चलो मैं बताती हूँ। इट्स राइट, अगर हम लिखते हैं 20 आवर्स एंड 81 मिनट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। मे बी कुछ लोग यहाँ पे 8 को कैरी फॉरवर्ड कर दे, बट दैट इज नॉट करेक्ट, वो करेक्ट नहीं है। तो हमें करना क्या है यहाँ पे बच्चों, अभी अभी तो हमने डिस्कस किया था कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। डोंट यू थिंक जब आप 81 मिनट्स लिख रहे हो तो यहाँ पे हम इसी सेम चीज को 60 मिनट्स + 21 मिनट्स लिख सकते हैं, क्योंकि 60 मिनट्स तो यहाँ पे एक्स्ट्रा है, 60 मिनट्स तो 1 आवर बना लेते हैं, राइट। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो 81 मिनट्स है, दैट इज बेसिकली 1 आवर एंड 20 मिनट्स, और आवर को तो आवर के सेक्शन में ही लिखना पड़ेगा ना, तो इसी वजह से हम यहाँ पे 1 आवर को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो यहां से आपका 1 आवर इधर कैरी में आ चुका है, तो यहाँ पे केवल 21 मिनट्स ही रिमेनिंग है, और ये हो गया 20 आवर + 1, तो ये आपका हो जाएगा 21 आवर्स। यही ट्रिकी था यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा आंसर है 21 आवर्स + 21 मिनट्स। नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस, जब भी आप मिनट्स के सेक्शन में ऐड कर रहे हो और वहाँ पे 60 या फिर 60 से कोई ज़्यादा बड़ा नंबर आता है, तो आपको आवर्स में चेंज करके आवर के सेक्शन में उसे सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मिनट्स के प्लेस पे यहाँ पे एक सेकंड वाला सेक्शन भी होता, और सेकंड्स में भी अगर हमें 60 या फिर 60 से बड़ा नंबर मिलता तो हम उसे मिनट्स वाले सेक्शन में सेंड कर देते, ठीक है। तो हमें ये चीज करना है, अदरवाइज हमारा एडिशन कंप्लीट नहीं होगा। दिस इज नॉट द कंप्लीट एडिशन। सी, आप ऐसे लिख सकते हो, मे बी टीचर आपको मार्क्स भी दे दें, बट आपको प्रॉपर लॉजिक पता होना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। वो लॉजिक हमें पता होना चाहिए कि कैसे लिख रहे हैं हम। तो 81 मिनट्स से 60 मिनट्स + 21 मिनट्स, तो वो आवर में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दिस। चलो आगे बढ़ते हैं।
सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो हमें 7 आवर्स 46 मिनट्स इस चीज को 9 आवर्स 25 मिनट से चेंज करना है, ठीक है। लिख देते हैं, आवर्स मिनट्स लिख दिया है। अब यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करो। कैन वी सब्ट्रैक्ट 46 मिनट्स फ्रॉम 25 मिनट्स? इज दैट पॉसिबल? अब आप बोलोगे कि मैम 5 में से तो 6 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, एक कैरी ले लेते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फिर 2 के पास इधर से एक कैरी ले लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नहीं, वैसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो करेंगे कैसे? प्रॉपर लॉजिक के साथ, प्रॉपर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए करेंगे, ठीक है। तो यस, वी नीड अ कैरी बिकॉज 46 को हम 25 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट जब हम कैरी लेंगे तो हमारे पास तो 1 आवर कैरी में आएगा, जो कि चेंज होगा 60 मिनट्स में। तो आपने बेसिकली 60 मिनट्स को बोरो किया है, ठीक है। आपने 1 को नहीं बोरो किया, आपने 60 मिनट्स बोरो किए। 1 आवर बोरो किया था विच इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो आप यहाँ पे 60 और 25 को अभी ऐड कर दो। तो जब आप इसे ऐड करोगे तो बच्चों ये जो 25 मिनट्स है ये अभी आपका हो गया 85 मिनट्स। समझ आया? लॉजिक समझ आया? हमने क्या किया, हमने जब बोरो किया तब तो हमने 1 आवर बोरो किया। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, राइट। एंड 60 मिनट्स प्लस 25 मिनट्स, जब हमने इसे ऐड किया तो हमने लिख दिया इसे 85। नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट। 5 में से 6 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा तो अब आप इसे 15 बना दो। आई हैव नो प्रॉब्लम, अब 15 बना दो। 15 माइनस 6 इज 9, राइट। 7 माइनस 4 इज 3, सो दिस इज 39 मिनट्स, राइट। अब यहां से 1 आवर कैरी लिया था, दैट इज वाई इट इज 8 आवर्स नाउ। 8 आवर्स में से 7 आवर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, सो दैट इज 1 आवर, right? So our answer is 1 hour and 39 minutes. Take the time to process this. I know थोड़ा यूजुअल सब्ट्रैक्शन और एडिशन से डिफरेंट हो गया, बट हमें तो ये याद रखना है कि आवर मिनट्स टाइम के ही यूनिट्स हैं बट 2 डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो अगर हम आवर के सेक्शन से कुछ बोरो करते हैं तो वो 60 मिनट्स होके हमारे पास आ रहा है, राइट। और मिनट्स के सेक्शन से अगर हम सेकेंड्स को कैरी देते हैं तो हम 60 सेकेंड्स दे रहे होंगे, राइट। तो ये हमें केवल याद रखना है एंड देन वी कैन डू द सब्ट्रैक्शन। एडिशन में अगर 60 से कोई बड़ा नंबर मिनट्स और सेकेंड्स के सेक्शन में है तो उसे मिनट या फिर आवर के सेक्शन में भेज दो। यू ऑलरेडी नो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। बस हमें इतना याद रखना है, ओके। चलो प्लीज इसमें मिस्टेक मत करना स्कूल में, रिमेंबर दिस। अगर हो पाए तो वीडियो को 2-3 बार इसी सेक्शन को बार बार देख लो, ठीक है। एंड डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से कर लो, फिर ये हमेशा यहाँ पे फिट हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। सो प्रैक्टिस कैन ऑल्सो मेक यू परफेक्ट। किड्स को भी परफेक्ट बना सकता है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव अ मल्टीप्लिकेशन विद टाइम। तो हमें 9 आवर्स 10 मिनट्स को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया 60 मिनट्स, कितना इजी था। 10 इंटू 6 तो 60 ही होता है, राइट। 9 इंटू 6 तो 54 होता है। अगेन एक चीज हो गई यहाँ पे, ये तो 60 मिनट आ गया मैम, एंड हमें अभी अभी आपने बताया है कि 1 आवर इज 60 मिनट्स, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो हम तो इस 60 मिनट्स को यहाँ पे भेज देंगे, राइट। यहाँ पे भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे। तो ये यहाँ पे अगर चला जाएगा तो ये 1 आवर में चेंज होके जाएगा। तो हमारा आंसर तो आ रहा है 55 आवर्स, राइट। और बिल्कुल हम ऐसे अपने आंसर्स को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ पे भेज दिया ऐसे, ये 60 मिनट है विच इज बेसिकली 1 आवर, राइट। सो 54 प्लस 1 आवर इज गोइंग टू बी 55 आवर्स। फॉरवर्ड कर दिया ना आपने, तो आंसर इज गोइंग टू बी 55 आवर्स। वी आर डन। 55 आवर्स में हमारा आंसर है, ठीक है। चलो, सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू द एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन विथ टाइम, ठीक है।
आगे थोड़ा कैलेंडर पे आते हैं। तो हमने डेज के बारे में तो वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर टाइम वाले सेक्शन में। अब कैलेंडर के बाकी चीज़ों पे आते हैं। ठीक है, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज वी हैव टू, सभी को पता है। ठीक है, सोशल स्टडीज में भी पढ़े होगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, 1 लीप ईयर इज इक्वल टू 366 डेज। एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। जल्दी से मुझे बताओ किस किस मंथ में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है? किस मंथ में? फेब्रुवरी में, राइट। 28 डेज होते हैं। अगर लीप ईयर होता है तो 29 डेज होता है, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो हम लिखते हैं 366 डेज। गुड। 1 वीक में कितने डेज होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। सो 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, राइट। 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं? कितने वीक्स होंगे 1 ईयर में? 52 वीक्स होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा डेज भी होते हैं बट उसे हम अभी यहाँ पे नहीं कंसीडर करते बिकॉज दैट इज वेरी लेस इन नंबर। तो अगर हमें कभी भी लिखना हो 1 ईयर को वीक्स में तो हम लिखेंगे 52 वीक्स। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये तो हमें पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। सो बेसिकली यहाँ पे भी हम सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं। बिगर टू स्मॉलर जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं जो भी रिक्वायर्ड नंबर है उसके साथ, स्मॉलर टू बिगर आते हैं तो डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ नंबर ऑफ डेज दे दिए हैं जिसे मैंने कहा है कि ईयर में चेंज करके बताओ कि ये कितने ईयर के इक्वल है। तो आप 365 से डिवाइड कर दोगे और बताओगे कि ये 2 ईयर है, 3 ईयर है, कितना है। ठीक है। अगर मैंने आपको कुछ वीक्स दे दिए हैं और बोला है उसे डेज में चेंज करो तो आप उधर 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे और उसे डेज में चेंज कर दोगे। तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है और मैंने आपको पहले भी बताया था। जस्ट रिमेंबर दिस लॉजिक, कन्वर्जन आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। बट द थिंग इज कि हम लीप ईयर को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पर्टिकुलर ईयर लीप ईयर होने वाला है। तो लीप ईयर हमेशा 4 साल के बाद आता है, राइट। आफ्टर 4 years वी गेट द लीप ईयर। ठीक है। तो जब भी आपको चेक करना है द पर्टिकुलर ईयर इज लीप ईयर और नॉट, आप वहां पे 4 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है। और यहाँ पे वो रिमाइंडर वाला ऐसा नहीं, बिगर यूनिट स्मॉलर यूनिट, यहाँ पे वो सब लॉजिक अप्लाई नहीं होगा। 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हैज टू बी 0। अगर रिमाइंडर 0 है तब लीप ईयर है, अदरवाइज दैट पर्टिकुलर ईयर इज नॉट द लीप ईयर। तो ऐसे हम लीप ईयर को आइडेंटिफाई करते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, सो प्लीज रिमेंबर दिस। क्वेश्चंस होंगे आपके पास, ईयर्स दिए होंगे एंड आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि दिस पर्टिकुलर ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। ठीक है। तो अभी 2025 चल रहा है, राइट। अब मुझे फटाफट बता दो कि ये 2025 लीप ईयर होगा कि नहीं। फरवरी में हमारे 29 डेज होंगे कि नहीं होंगे? डिवाइडेड बाय 4 एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि 2025 लीप ईयर है कि नहीं। सी आई रिमेंबर मैंने अभी तक आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं जिसका आंसर मैंने आपको बोला है कमेंट सेक्शन में लिखो एंड आई एम गोइंग टू चेक दैट। मैं वैसे चेक भी करूँगी, तो आंसर देते रहना। ओके चलो इसमें भी कन्वर्ट करना सीख लेते हैं। सो हमें 5 वीक 7 डेज को चेंज करना है डेज में। कैसे चेंज करेंगे? अभी अभी मैंने बताया था। क्या बताया था? कि 1 वीक, राइट, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। 7 डेज के इक्वल होता है। ठीक है। तो अगर 5 वीक्स हैं, इफ वी हैव 5 वीक्स, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 5 इंटू 7 कर देंगे। सो दैट इज बेसिकली 35 डेज। ये आपका हो गया 35 डेज। 7 डेज तो ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी डेज में है, राइट। अब इसे तो हम केवल ऐड कर देंगे, 35 डेज प्लस 7 डेज, राइट। एंड दिस इज गोइंग टू बी 42 डेज। ये तो आपका हो गया 42 डेज। तो प्रैक्टिकली हमने 6 वीक्स को डेज में चेंज किया है। देखो 7 डेज है मतलब वो भी 1 वीक है, तो आपने प्रैक्टिकली 6 वीक्स को डेज में चेंज किया है। तो क्या हो गया? 42 डेज। ठीक है। 7 से केवल मल्टीप्लाई होगा, नथिंग एल्स, बाकी कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ देखो, कन्वर्ट इनटू वीक्स एंड डेज। अब सबको वो वाला लॉजिक तो पता है, राइट। स्मॉलर और बिगर वाला, रिमाइंडर और क्वोशंट वाला। तो 29 डेज है, 7 से डिवाइड कर देते हैं। 4 टाइम्स में करेंगे मैम, वेरी गुड। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यस।
9 माइनस 8 1 होता है, 2 माइनस 2 0 होता है, लिखने की कोई नीड नहीं है बट स्टिल आई एम राइटिंग इट। तो जो क्वोशंट आया उधर हम बड़ा वाला यूनिट दे देंगे विच इज़ वीक्स, और जो रिमाइंडर है उधर छोटा वाला यूनिट दे देंगे विच इज़ डेज। अब वीक्स और डेज में तो वीक बड़ा वाला यूनिट हुआ, राइट? तो ये आपका हो गया 4 वीक्स एंड 1 डे। इट इज़ 1 डे, राइट? हमें तो 1 डे लिखना है, नॉट डेज। एक ही दिन है ना, सिंगुलर होगा तो इट इज गोइंग टू बी 1 डे। 4 वीक्स एंड 1 डे। डन। देख रहे हो, सब में हम सेम चीज ही कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, केवल यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों मुझे फटाफट बता दो, हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन अ वीक? एक वीक में कितने आवर्स है? कैलेंडर पढ़ लिया है, वीक और डेज के बारे में पता है, आवर्स और ये सारी चीज़ें पता है, राइट? अब बताओ 1 आवर्स में हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन अ वीक, सॉरी 1 वीक में कितने आवर्स होंगे? तो बहुत ईजी है, यहाँ पे देखो 2 बार हमें कन्वर्ट करना होगा। पहले तो 1 वीक को लिखेंगे हम 7 डेज, ठीक है? क्या लिखेंगे? 7 डेज। ओके, अब हमें पता है कि 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, राइट? तो यहाँ पे जो 7 डेज होंगे उन्हें अगर हमें आवर्स में चेंज करना है तो 7 इंटू 24 करेंगे। जल्दी से मुझे मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है आंसर। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। 24 इंटू 7 क्या आ रहा है? डू द मल्टीप्लिकेशन। देखो 24 इंटू 7 है, ठीक है? 7 4s आर 28, 2 आपने कैरी ओवर दे दिया है, 7 2s आर 14, 14 प्लस 2 तो 16 होता है, तो ये हो गया 168 आवर्स। तो 1 वीक में होते हैं 168 आवर्स। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर 1 वीक के जगह 2 वीक्स 3 वीक्स 4 वीक्स लिखा होता तो क्या करते? उन्हें पहले डेज में चेंज करते, फिर डेज को आवर्स में चेंज करते, ठीक है? उसके बाद हम आवर्स में चेंज करते। ओके, सो इट इज 168 आवर्स। ये 168 आवर्स हो गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन को करते हैं। देखो 1 जनवरी वॉज संडे, ईयर वियर कुछ नहीं पता है, नो इट्स नॉट अलाउड टू सी द कैलेंडर, क्योंकि ईयर ही नहीं पता है तो देखेंगे भी कैसे, ठीक है? तो 1 जैन वॉज संडे। What was the day on 27th Jan? 27th को कौन सा डे था? मंडे था, ट्यूसडे था, वेंसडे था, थर्सडे था, फ्राइडे था, सैटरडे था, क्या था? अभी देखो 1 वीक में 7 डेज होते हैं, पता है, राइट? अब कैलेंडर का एक रूल है, ठीक है? यहाँ पे देखो संडेज हम लिखते हैं, कब कब संडेज हो सकते हैं, संडे हो सकता है कैलेंडर में, ठीक है? 1 जैन वॉज संडे, ओके? अब इसमें 7 ऐड कर दो। अगर आपको ये जानना है कि नेक्स्ट संडे कब होगा तो 7 ऐड करो, 7 ऐड करोगे तो आएगा 8, मतलब 8 जैन को भी संडे ही था। अब इसमें भी 7 ऐड कर दो, ठीक है? 7 ऐड करते जाओ तो ये हो गया 15th, तो 15th जैन को भी संडे था, ठीक है? अब इसमें भी 7 ऐड कर दो तो ये होता है 22, राइट? 22 जैन को भी संडे था, इसमें भी 7 ऐड करेंगे तो ये होता है 29, ठीक है? हमें तो 27 का बताना है। नाउ वी नो, हमें क्या पता है कि 29th जैन वॉज संडे। अभी यहीं से निकाला ना 7 7 ऐड करके, ठीक है? अभी हम तो 2 दिन पीछे की बात करें, 27th को क्या होगा, मतलब 28 वॉज Saturday and 27th Jan is going to be Friday. तो 27th को था फ्राइडे। अब यहाँ पे एक और चीज आप कर सकते हो, अगर आप चाहो तो केवल यहीं तक फाइंड करो 22 तक, ठीक है? तो अब देखो अगर 22 जैन हमारा संडे था, ये हमारा संडे था,
और अगर हमें फाइंड करना है कि 27 जैन को कौन सा डे था, तो बहुत इजी है, कैलकुलेट कर लो। 23 तो मंडे होगा, 24 ट्यूसडे होगा। ऐसे अगर हम कैलकुलेट करें तो 27 पे तो हमें अगेन फ्राइडे मिल रहा है। तो दो तरीके हैं, संडे फाइंड करके 2 दिन पीछे आ जाओ, या 22 से 5 डेज आगे चले जाओ, ये हो जाएगा आपका फ्राइडे। सो 27th वॉज फ्राइडे। अब देखो मैंने यहाँ पे कैलेंडर भी लगाया, दिस इज द कैलेंडर ऑफ 2017। फर्स्ट संडे था हमारा, 8 को भी संडे था, 15 को भी, 22 को भी, देखा, ठीक है। देन 29 भी संडे था। तो हर एक 7 डेज पे ये रिपीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा 5 थर्सडे था, ठीक है, तो अगर हमें पता करना हो कि नेक्स्ट थर्सडे कब होगा, तो 5 + 7 कर देंगे, 12 आ जाएगा, ठीक है। यू कैन जस्ट चेक दिस इन योर कैलेंडर कि सेम रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं, बट अप्लाई होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू द क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, नोट डाउन करके रखना कि इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले हमें जो मेंशन है डेट और डेज, उसके अकॉर्डिंग बाकी के डेट्स को हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब जिस भी पर्टिकुलर डे के लिए हमें निकालना है कि यहाँ पे कौन सा दिन होगा, ठीक है, अगर आप ऐड करते जाओ, फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन ये होता कि 15th को कौन सा दिन है, ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर जैसे देख रहे हैं, हमने क्या किया, 7 ऐड किया, तो 15th को संडे आया, तो हम लिख देते 15th जैन वो संडे, ठीक है। हमें फाइंड करना था 27, तो हमने आगे के भी डेज फाइंड किए कि इस दिन कौन सा, इस डेट पे कौन सा डे था, राइट, और फिर हमने कैलकुलेट किया। सो दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट। यही तरीका है इसे कैलकुलेट करने का, और यही सबसे सिंपल तरीका है, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस भी आपने अपने टेक्स्ट बुक में देखे होंगे, राइट, सबने देखे होंगे इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट भी है। माई स्कूल वॉज क्लोज्ड फॉर द समर वेकेशन फ्रॉम 11th of May 2024 onwards and reopened after 54 days. When did my school reopen? ये फाइंड करना है। देखो, फ्रॉम 11th of May, सो 11th of May से बेसिकली वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अभी 54 डेज के लिए वेकेशंस चल रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ मे में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? लेट्स राइट नंबर ऑफ डेज इन मे में टोटल कितने नंबर ऑफ डेज हैं? सो 31 डेज, राइट, चेक द कैलेंडर, 31 ही होगा। अभी 11th से तो हमारी छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, तो हमने मई में कितना टाइम स्पेंड किया वेकेशन का वो फाइंड कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 31 - 11 करेंगे, तो ये मिलेगा हमें 20 डेज। बट हियर इज अ थिंग, जब हम 11 माइनस कर दे रहे हैं तो हम 11 को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, बट छुट्टियां तो 11th से ही स्टार्ट हो रही हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन इज कि फ्रॉम 11th of May आवर वेकेशन हैज स्टार्टेड, 11th से ही स्टार्ट हो गया, मतलब 11th को छुट्टी थी, देयर वाज नो स्कूल, राइट। तो 31 - 11 किया तो ये आ रहा है 20 डेज, मतलब आपने 11th मई को यहाँ इंक्लूड नहीं किया। तो अब आप क्या कर दोगे, एंड में 20 + 1, 11 को इंक्लूड करने के लिए हम करेंगे 20 + 1। तो हमने बेसिकली 21 डेज फ्रॉम 54 डेज ऑफ वेकेशन मई में ही कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब नंबर ऑफ डेज लेफ्ट, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज लेफ्ट कितने फ्रॉम वेकेशन? डेज लेफ्ट, तो देखो था 54 डेज, ठीक है, और बच्चों हमने 21 डेज छुट्टी की स्पेंड की है, कहाँ पे, मई में ही, मई में स्पेंड किया। आई एम टॉकिंग अबाउट द मंथ नॉट द लोकेशन। तो 21 डेज, ठीक है। अब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आया 33 डेज। सो स्टिल 33 डेज ऑफ द वेकेशंस आर लेफ्ट, अभी भी बाकी है, इस 33 डेज को भी हमें स्पेंड करना है। अब देखो, मई तो कंप्लीट हो गया 21 डेज में,
ठीक है, 11th मई से हमने स्टार्ट किया तो 21 डेज में द मंथ गेट ओवर्ड, राइट। अब हम जून में एंटर कर गए, 33 डेज बाकी हैं। तो नंबर ऑफ डेज इन जून, जून में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? जून में होते हैं 30 डेज, मतलब वहां पे 30 डेज हमने स्पेंड कर दिए। तो अभी कितना बाकी है? 3 डेज। तो और 3 दिन वेकेशन हमारा कंटिन्यू हुआ, बिकॉज 54 डेज के आफ्टर खुलेगा, 54 डेज के बाद खुलेगा। मतलब 1 जुलाई, राइट, 1, 2, 3 जुलाई भी हमारा जो स्कूल था वो बंद था, इट वॉज क्लोज्ड, राइट। तो हमारा स्कूल खुलेगा कब? 3 जुलाई के बाद। सो स्कूल विल रीओपन ऑन 4th ऑफ जुलाई। 4th ऑफ जुलाई को जो हमारा स्कूल है वो जाके रीओपन हो जाएगा। डन। 54 days. See, it's in such type of question, it's important to read the question and understand it. ठीक है, अच्छे से रीड करके समझो। 11th ऑफ मई से ही छुट्टी स्टार्ट हो गई थी, दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे 1 ऐड किया था, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट करते तो उस नंबर को हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं। तो 1 ऐड किया, मतलब मई में हमने जो छुट्टियाँ हैं, राइट, वो टोटल 21 डेज स्पेंड की। ठीक है, अब हमें 54 डेज की छुट्टी मिली थी, 21 हमने मई में बिता दी, तो 33 डेज लेफ्ट हो गए। जून में होते हैं 30 डेज, तो 30 डेज जून में चले गए, 3 डेज आर लेफ्ट नाउ ये जो 3 डेज है ये भी वेकेशन वाले ही होंगे, बिकॉज 3 डे अभी 54 डेज के बाद स्कूल रीओपन हो रहा है, राइट। तो 1, 2 एंड 3 जुलाई वॉज क्लोज्ड, हमारा स्कूल बंद था, स्कूल खुला है 4th ऑफ जुलाई को। ठीक है, सो स्कूल विल रीओपन ऑन 4th ऑफ जुलाई। ओके, सो ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। सो टाइम इज डन, टाइम हमने कंप्लीट कर लिया, नॉट द वीडियो टाइम, द टाइम चैप्टर इज कंप्लीटेड। टेक द वाटर ब्रेक एवरीबॉडी, एंड देन हम एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर विच इज ज्योमेट्री। यस, वी हैव टू स्टार्ट दिस। सी, मैं आपको बता दूं, अगर आपको अभी क्लैरिटी नहीं होगी ज्योमेट्री में, तो हायर ग्रेड्स में जाके ना ज्योमेट्री में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यस, और फिर आपको ज्योमेट्री बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो बेसिक्स क्लियर होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं बच्चों। अगर मैं ऐसा पॉइंट बना दूं, राइट, तो इसका कोई लेंथ और ब्रेथ है नहीं, तो पॉइंट होता क्या है? पॉइंट इज अ काइंड ऑफ अ सिंपल डॉट, जिसका ना तो कोई लेंथ है ना तो कोई ब्रेथ है। कैसे मेजर करोगे इसे? इट्स जस्ट अ डॉट, राइट। यू कैन से इट्स अ बिग डॉट, स्मॉल डॉट, ऐसे बोल सकते हो, बट इट इज जस्ट अ स्मॉल डॉट, राइट। एक छोटा सा डॉट ही है विच हैज नो लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, लाइन क्या होता है? देखो, जब व्हेन वी से द वर्ड लाइन, मैंने ऐसे लाइन बोल दिया है, ठीक है, अब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। मैं इस बोर्ड के बाहर भी इस लाइन को कंटिन्यू कर सकती हूँ, एक्सटेंड कर सकती हूँ, ये कभी एंड नहीं होगा। बट इसी लाइन को अगर मैं 2 पॉइंट्स के साथ क्लोज कर दूं, ठीक है, तो ये बन जाता है लाइन सेगमेंट। सो लाइन और लाइन सेगमेंट के बीच का डिफरेंस क्या है कि लाइन को आप दोनों पॉइंट से एक्सटेंड कर सकते हो, बट लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स के बीच क्लोज होता है। तो बेसिकली लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है वो फिक्स होगा, 2 पॉइंट्स के बीच क्लोज कर दिया, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, कितने भी सेंटीमीटर का हो सकता है। तो ये 2 पॉइंट्स के बीच क्लोज है, और लाइन है जो दोनों साइड से वी कैन एक्सटेंड, दोनों साइड से इसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट, दोनों सेम नहीं है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट रे। सुबह सुबह कभी सनसेट होते, सॉरी, सनराइज होते हुए देखा है आपने? सनसेट तो इवनिंग में होता है, मॉर्निंग में तो राइज होता है सर। तो जब सन राइज होता है तो सन रेज अर्थ सरफेस पे आती है। ठीक है, कहाँ से आ रही हैं? सन से ही रेज आ रही हैं, बट वो कितने दूर तक जाती हैं ना, हर जगह होती हैं।
राइट। मॉर्निंग में कभी कॉल करो अपने फ्रेंड को और पूछो वहां पे सन रेज आ रही हैं, वो बोलेगा हाँ मॉर्निंग है तो आएगी, राइट। बहुत फुलिश क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं? तो बेसिकली सन रेज सन से निकल रही हैं और हर जगह जा रही हैं, हर जगह स्प्रेड हो रही हैं। मतलब जो उनका एक पॉइंट है दैट इज नॉट फिक्स्ड, जहां से हम रेज को एक्सटेंड कर दे रहे हैं, हर जगह स्प्रेड कर दे रहे हैं, ठीक है। एंड सन जहां से रेज निकल रही हैं दैट इज अ फिक्स्ड पॉइंट। अब सन को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते कि सन को थोड़ा सा पुश कर देते हैं, वी कांट डू, राइट। तो वो तो फिक्स है, राइट। बट रेज हैं जो हर जगह जा रही हैं, स्प्रेड हो रही हैं। तो रे में यहाँ पे क्या होता है, वन पॉइंट ऑफ द रे इज फिक्स्ड, इसे आप एक्सटेंड नहीं करोगे। बट जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा वाला पार्ट है, वहां से आप रेस को जितना चाहो उतना एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। सो रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट और वन फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अगर हमने दो रेज ले लिए हैं, ठीक है, और वो किसी कॉमन एंड पॉइंट पे मीट कर रही हैं, अब इनके बीच ये वाला जो स्पेस है दैट इज बेसिकली एंगल। तो दो रेज जब एक कॉमन एंड पॉइंट पे जाके मिलती हैं तो वो क्या बना देती हैं, वो एंगल बना देती हैं। सो दिस इज आवर एंगल, यहाँ पे हमारा एंगल फॉर्म हो गया है, जो दो रेज के कॉमन एंड पॉइंट पे मिलने से फॉर्म हुआ है। ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब लाइंस क्या होती हैं इसे देखते हैं। देखो, अभी देर आर टू टाइप्स ऑफ द लाइंस जो हमें ग्रेड 4 में डिस्कस करना है। पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी कट नहीं करती हैं, ठीक है। और पैरेलल लाइंस इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, ये हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब ये है, लेट मी ड्रॉ अ लाइन। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। चलो, मैंने ये लाइन एक ड्रॉ की और दूसरी वाली लाइन को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया बट ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब ये पैरेलल लाइंस नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, यहाँ पे जितना डिस्टेंस है यहाँ पे उतना डिस्टेंस नहीं है। सो पैरेलल लाइंस इक्वल डिस्टेंस पे ही होती हैं, ठीक है। इन शॉर्ट आप ऐसे कह सकते हो कि पैरेलल लाइंस को आप जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर दो। यहाँ से लेंथ बढ़ाना हो, यहाँ से बढ़ाना हो, यहाँ से बढ़ाना हो, यहाँ से बढ़ाना हो, बट ये लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कट नहीं करेंगी बिकॉज इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। ये दोनों लाइंस इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ओके। अभी आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। एज द नेम सजेस्ट, इंटरसेक्टिंग मतलब किसी भी कॉमन पॉइंट पे जाकर ये एक दूसरे को कट कर रही होती है या फिर क्रॉस बन रहा होगा ऐसे, ठीक है। अब ये क्रॉस ऐसे भी बन सकता है या फिर ये क्रॉस ऐसे भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं है बीच में जाके इंटरसेक्ट करे, ठीक है। ये ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट कर रही हैं ये दोनों लाइंस, ठीक है। ये ले लेते हैं लाइन ए, ये ले लेते हैं लाइन बी, ये ले लेते हैं एम, ये ले लेते हैं एल। तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, ठीक है। सो ये आपका हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब जब लाइंस एक दूसरे को कट करें, ठीक है। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट पे विच इज टाइप्स ऑफ एंगल्स। अभी हमने एंगल के बारे में पढ़ा था, अब एंगल के टाइप्स को पढ़ते हैं। आप सभी ने प्रोटेक्टर तो देखा होगा, राइट? अगर आपके कोई एल्डर सिबलिंग्स हैं तो उनके पास आपने प्रोटेक्टर देखा होगा, नहीं? उसमें कुछ ऐसे एंगल्स लिखे होते हैं, 0 भी लिखा होता है, 20 भी लिखा होता है, 30 भी लिखा होता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन बना के 90 लिखा होता है, फिर लिखा होता है 110, फिर लिखा होता है ये 150, 120, ऐसे ऐसे करके ये जो इधर होता है यहाँ पे लिखा होता है 180। देखा है प्रोटेक्टर? देखा ही होगा, राइट? अभी देखो, अब आ जाते हैं एक्यूट एंगल पे कि एक्यूट एंगल क्या होता है। तो बच्चों, अब एक चीज याद रखना आज से, ये अगर मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दूं, ठीक है, और यहाँ पे इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, चलो दोबारा से बनाते हैं। अगर मैं ऐसा स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बना दूं,
ठीक है, और ये इसका बेस बन जाए तो इन दोनों के बीच एंगल फॉर्म होगा, राइट। और ये जो एंगल फॉर्म होगा वो होगा 90 डिग्री का। ठीक है, अब आपको एक चीज याद रखनी है, एनी एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, अगर कोई भी एंगल है जो 90 डिग्री से हमारा छोटा है, मतलब 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, इवन 85 डिग्री, राइट, 75 डिग्री, 25 डिग्री, सारे 90 से छोटे हैं। और अगर 90 से छोटा है सो दैट इज बेसिकली एक्यूट एंगल। और इसी का अगर हम अपोजिट कर दें, इफ एनी एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री से एंगल बड़ा हो गया है सो दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये याद रहेगा। अभी देखो, ऑब्ट्यूज एंगल हैज टू बी लेस देन 180 डिग्री। ये 90 डिग्री से बड़ा तो होगा बट वी हैव टू मेक श्योर कि ये 180 डिग्री से छोटा भी हो, इसे 180 डिग्री से छोटा भी होना होगा। तो ये बेसिकली इन शॉर्ट वी कैन से कि ये जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो 90 और 180 के बीच होता है, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, राइट। अगर 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है मतलब 90 और 180 के बीच होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में मे भी ऐसे क्वेश्चंस मिले, बट फिगर्स में आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये एक्यूट है या फिर ये ऑब्ट्यूज है। तो उस टाइम पे हमेशा इसे याद रखो, ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। जिस भी फिगर के लिए आपको एंगल बताना है कि ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, तो ऐसे आप वहाँ पे स्केल लेकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, अभी हमें क्या पता है, ऐसे अगर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया तो वो 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, अब इधर अगर कोई भी लाइन हम ड्रॉ कर दे, ठीक है, इधर हमने ये ऑरेंज लाइन जो ड्रॉ की है ये है, ठीक है, ये 90 से इस साइड आ रही है, इधर झुका हुआ है, राइट। अगर इधर हमने ड्रॉ कर दिया, इधर हमने ड्रॉ कर दिया, इधर हमने ड्रॉ कर दिया, इधर ड्रॉ कर दिया, इधर ड्रॉ कर दिया, ये सब कुछ स्ट्रेट लाइन के इस साइड है, मतलब ये सारे के सारे 90 से छोटे होंगे, ऑल आर गोइंग टू बी लेस देन 90 डिग्री। तो द की थिंग इज कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हम चेक करेंगे। ठीक है, अगर हमारा जो लाइन है वो इस तरफ जा रहा है मतलब वो 90 से बड़ा होगा। लुक एट द ऑब्ट्यूज एंगल, अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते तो इधर होता, बट एंगल तो इधर जा रहा है, ठीक है, मतलब ये 90 से बड़ा हो गया है। इवन जब आप प्रोटेक्टर देखते हो तो उसमें भी कुछ इसी तरीके से एंगल बने होते हैं, 90 है तो यहाँ पे होता है 75, इस तरीके से होता है, राइट। तो यहाँ के जितने भी एंगल होते हैं सब होते हैं एक्यूट। अब अगर इधर हम एंगल बना दें तो ये जितने भी एंगल होंगे सब होंगे ऑब्ट्यूज। इधर से जितने भी रेज हम लेंगे एंगल फॉर्म करने के लिए सब ऑब्ट्यूज बनाएंगे, बट 180 डिग्री को हम नहीं लेंगे, 180 डिग्री से लेस होना चाहिए तभी ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है, सो दिस इज एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज। अब आते हैं राइट एंगल पे। अगर स्ट्रेट लाइन है सो दैट ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब होता है राइट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल पे आते हैं। स्ट्रेट एंगल का मतलब है 290 डिग्रीज। यस, इधर भी 90, इधर भी 90, मतलब एक हाफ सर्कल बन गया, तो ये हो गया स्ट्रेट एंगल विच इज 180 डिग्री। 90 प्लस 90 ये हो गया 180 डिग्री। अब क्या ऐसा है कि हमारा एंगल 180 से बड़ा हो सकता है? इज दैट पॉसिबल कि हम कोई एंगल बनाए विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री? So yes, that is possible. If the angle is greater than 180 degree, तो 180 डिग्री तो बच्चों एक स्ट्रेट लाइन है ना, अगर आपका कोई स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ किया है so that will make 180 डिग्री। ऐसे लाइन ड्रॉ किया है एल शेप की तरह तो 90 डिग्री है। अब इससे अगर आपको बड़ा ड्रॉ करना है एंगल, तो जो आपका रेज है वो कुछ इधर आएगा, नहीं इस तरफ आएगा, तो ये 90 से बड़ा हो 180 से बड़ा हो जा रहा है, नहीं, इट्स नाउ ग्रेटर देन 180 डिग्री। हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसे जब हम शो करेंगे तो ये तो इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, राइट,
मतलब हाफ सर्कल से थोड़ा बड़ा है। इट्स नॉट द फुल सर्कल, नॉट द कंप्लीट सर्कल, बट थोड़ा बड़ा है। तो जब भी आपका एंगल, अब इसे आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स में नोट डाउन करके रख लो, इफ द एंगल इज ग्रेटर, ग्रेटर देन व्हाट, if the angle is greater than 180 degree, 180 डिग्री से बड़ा हो बट स्मॉलर देन 360 डिग्री, तो बच्चों उस एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और अगर ये पूरा सर्कल बना लेगा तो वो एक कंप्लीट एंगल होगा विच इज 360 डिग्री। हाफ सर्कल ज्वाइन किया, 180 180 ज्वाइन हुआ तो 360 बन गया। ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स में प्लीज नोट डाउन कर लो। ठीक है, और ये अभी हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस कर रहे हैं, यही बेसिक चीज़ें हमें पढ़नी है। तो हमने एंगल समझ लिया, हमने लाइन समझ लिया, हमने पॉइंट्स वगैरह समझ लिए, राइट। अभी आते हैं टाइप्स ऑफ शेप्स पे। अभी देखो, शेप दो तरीके के हो सकते हैं, इनकम्प्लीट शेप और कंप्लीट शेप। नाउ व्हेन आई से इनकम्प्लीट, मतलब वो एक ओपन शेप होगा जो हर एक तरफ से सराउंडेड नहीं है बाय लाइंस। अब वो स्ट्रेट लाइन है, कर्व लाइन है, वॉट एवर, ठीक है, बट ये सारे तरफ से क्लोज नहीं है, इट इज नॉट सराउंडेड बाय द लाइंस फ्रॉम ऑल द साइड्स, राइट। तो ये ओपन शेप है। बट व्हेन वी से क्लोज्ड शेप, तो ये हर एक तरफ से लाइन से क्लोज होता है। ठीक है, अब जब ये क्लोज होगा, इफ इट इज अ क्लोज्ड शेप, तो इसमें लाइंस तो इन्वॉल्व है। अब वो कर्व लाइन हो, स्ट्रेट लाइन हो, वॉट एवर, ठीक है, पॉइंट्स भी इन्वॉल्व होंगे कुछ शेप्स में, ठीक है, एंगल्स भी तब बनेंगे, राइट। तो अभी हम डिफरेंट शेप्स को एक्सप्लोर करेंगे, बट वी आर फोकसिंग ऑन क्लोज्ड शेप। ठीक है, हम अभी क्लोज्ड शेप पे फोकस करेंगे। अभी देखो, इस क्लोज्ड शेप में वी आर गोइंग टू हैव टू मोर कैटेगरीज, 2D शेप, दो डायमेंशन वाले शेप, या फिर प्लेन फिगर्स भी बोलते हैं। आते हैं 3D शेप, जिन्हें हम सॉलिड शेप भी बोलते हैं। तो अब तुम सॉलिड शेप बोलो या फिर प्लेन या फिर फ्लैट शेप्स बोलो, डजंट मैटर। 2D शेप्स आगे, सॉलिड शेप्स आगे, ठीक है। 2D शेप्स आर बेसिकली 3D शेप्स, इसमें आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दिखेगी, ठीक है। तो ये हो गए 3D और 2D। तो अभी हम 3D पे 2D पे पहले फोकस करते हैं, ठीक है। अब पहला 2D शेप है हमारा ट्रायंगल, ठीक है, इट्स अ ट्रायंगल। अभी देखो, ये जो वर्ड ट्राई है, इसका मतलब होता है 3। अगर इस वर्ड को, ट्रायंगल को, मैं 2 वर्ड्स में ब्रेक कर दूं तो आई विल से कि 3 एंगल्स, the shape which has 3 angles is going to be triangle। ऐसे ही साउंड कर रहा है ना, triangle, 3 angles, triangle, 3 angles, नहीं राइम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा, राइट। तो ट्रायंगल्स मतलब 3 एंगल्स वाला शेप। और अगर 3 एंगल्स हैं मतलब 3 लाइन सेगमेंट्स तो होगी। तो चलो लिख देते हैं, मान लेते हैं दिस इज द पॉइंट ए। अब हमें पॉइंट का नीड होगा, हम कैसे फिर क्लोज्ड शेप बनाएंगे, वी नीड अ पॉइंट हियर नाउ। तो ये बन गया ए, ये बन गया बी, ये बन गया सी। अभी देखो, यहाँ पे 3 वर्टेक्स हैं हमारे, ठीक है। आप यहाँ पे वर्टेक्स बोलो, आप यहाँ पे कॉर्नर बोलो, या फिर आप वर्टिसेस बोलो, सब चीजें एक ही है, ठीक है। कुछ भी आपकी बुक में लिखा हो, दे ऑल आर द सेम। तो इसमें 3 वर्टेक्स हैं। कौन कौन से वर्टेक्स हैं? वर्टेक्स आर ए, बी एंड सी, ठीक है। अब यहाँ पे 3 एंगल्स भी हैं। कौन कौन से एंगल है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, राइट। अब यहाँ पे 3 साइड्स भी हैं। तो देखो, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये जो लाइन सेगमेंट फॉर्म हो रहा है, इसी को हम साइड बोल रहे हैं। तो ये ए बी है, BC भी है, दिस इज ऑल्सो द लाइन सेगमेंट, दिस इज ऑल्सो द लाइन सेगमेंट, राइट। तो BC हो गया और हो गया हमारा CA। तो बेसिकली द शेप विथ 3 कॉर्नर्स, 3 एंगल्स और 3 साइड इज गोइंग टू बी अ ट्रायंगल। उसी को हम ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है।
अब ट्रायंगल के यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं बेस्ड ऑन साइड्स, साइड्स पे बेस्ड है। पहला है हमारा एक्यूलेटरल ट्रायंगल, दूसरा है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा है हमारा स्केलिन ट्रायंगल। एक्यूलेटरल मतलब इक्वल लेटरल, राइट। और जब हम लेटरल बोल रहे हैं इसका मतलब होता है साइड्स। सो बेसिकली द ट्रायंगल विथ 3 equal side is going to be the equilateral triangle। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द ट्राइंगल इन विच ओनली 2 sides are equal, that is isosceles triangle। And then we have the triangle with no equal sides, that is going to be the scalene triangle। Equilateral में 3 sides are equal, isosceles में only 2 sides are equal। so 3 2 आए तो लास्ट में है scalene जिसमें कोई भी sides equal नहीं है। Please remember this is the types of the triangle based on sides। ठीक है। एंगल पे भी बेस्ड हमारे ट्राइंगल के टाइप्स होते हैं। इट इज जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज, प्लीज लिसन टू मी। अगर कोई ऐसा ट्राइंगल है जिसमें सारे के सारे एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होते हैं, सो उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है। अगर हमारा कोई ऐसा ट्राइंगल है जिसमें कोई भी एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, सो वी कॉल इट एज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। अगर कोई ट्राइंगल है जिसमें जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का होता है तो वो बनता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। जस्ट रिमेंबर दिस इज फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज। ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट 2D शेप पे विच इज क्वाड्रिलेटरल। ओके, देखो क्वाडी का मतलब होता है, क्वाड का मतलब होता है 4। सो बेसिकली द फिगर विथ एनी शेप विथ 4 साइड्स इट इज क्वाड्रिलेटरल। तो पहला है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर सेम, अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल के अंदर इक्वल होती हैं। ठीक है बच्चों, रेक्टेंगल पे जो एंगल होता है हर एक साइड पे वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है। अब रेक्टेंगल के 2 डिफरेंट वर्टेक्स को ज्वाइन करने के लिए अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो ऐसे, ठीक है, अगर कोई दूसरा लाइन ड्रॉ करते हो ऐसे, तो इन लाइंस को हम बोलते हैं डायगोनल्स। क्या बोलते हैं, डायगोनल्स, जो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहे हैं। अभी के लिए नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को आप ऐसा समझ लो कि ये देखो अलग अलग है, सेम लाइन पे 2 पॉइंट्स अगर हुए तो वो एडजेसेंट है, अलग है तो उसे हम बोल रहे हैं नॉन एडजेसेंट। ठीक है, तो वो आपका हो गया नॉन एडजेसेंट, मतलब 2 अपोजिट पॉइंट्स को अगर कोई लाइन ज्वाइन कर दे तो वो डायगोनल होता है, और रेक्टेंगल में जो डायगोनल होता है दैट इज सेम लेंथ का डायगोनल ड्रॉ करते हैं। स्क्वायर है, रेक्टेंगल स्क्वायर के बीच बेसिक डिफरेंस यही है कि स्क्वायर के अंदर सारे साइड्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर में भी जो एंगल फॉर्म होता है बच्चों, प्लीज रिमेंबर दिस, वो 90 डिग्री का बनता है। स्क्वायर में भी हम डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं जो कि लेंथ में इक्वल होते हैं, ये भी इक्वल लेंथ के डायगोनल्स होते हैं। सो दिस इज अबाउट रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। देखो पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मतलब कट नहीं करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द अपोजिट साइड। जैसे रेक्टेंगल में हमने बात की थी कि अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, ऐसे कंटिन्यू हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल साइड्स हैं, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। बट इसमें जब आप डायगोनल ड्रॉ करोगे सो इट मे बी और मे नॉट बी सेम। अगर डायगोनल सेम लेंथ के ड्रॉ कर रहे हो तो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, अब रोम्बस को देखो, रोम्बस में सारे के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। इवन इसमें भी जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। अब इसमें अपोजिट साइड कैसे फाइंड करेंगे, ये जो अपोजिट साइड है ये,
और ये जो साइड है ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये पैरेलल मूव करेंगे, ठीक है। ये वाला जो साइड है और ये वाला जो साइड है ये पैरेलल मूव करेंगे। तो अब क्वेश्चन है कि मैम इसमें डायगोनल आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब क्या देख के लग रहा है, क्या ये दोनों लाइंस सेम लेंथ की होगी? नहीं होगी। तो डायगोनल्स इसमें भी सेम लेंथ के नहीं होते, डायगोनल्स इसमें भी डिफरेंट ही होते हैं, डिफरेंट लेंथ के, ठीक है। लास्ट 2D शेप है हमारा सर्कल, ठीक है। सर्कल क्या है? सिंपली सर्कल जो है वो हमारा एक क्लोज्ड कर्व फिगर होता है, राइट। सिंपल क्लोज्ड कर्व फिगर इज सर्कल। अब सर्कल में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। पहला, सर्कल का सेंटर होता है। सर्कल के सेंटर से इधर अगर आप लाइन एक ड्रॉ करते हो तो उसे हम बोल देते हैं रेडियस। ये हमारा रेडियस बनता है, ठीक है। अभी इसी रेडियस को, इसी लाइन को अगर मैं इधर भी ड्रॉ कर दूं तो ये हमारा बनता है डायमीटर। दिस इज आवर डायमीटर। सो बेसिकली सर्कल में डायमीटर का जो हाफ है, ठीक है, डायमीटर का जो हाफ है दैट इज रेडियस। डायमीटर क्या करता है? दोनों पॉइंट्स को सर्कल पे टच कर रहा है, ठीक है। रेडियस क्या है? हाफ लेंथ ऑफ द डायमीटर इज रेडियस। अभी अगर हमने, अब ज़रूरी तो नहीं है कि यहीं पे रेडियस हम ड्रॉ करें, हमें यहाँ सेंटर से लाइन स्टार्ट करना है तो यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। डायमीटर का हाफ होना चाहिए तो रेडियस है। तो बच्चों जो दो रेडियस के बीच का स्पेस है, ठीक है, ये वाला दो रेडियस के बीच का जो सरफेस है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, इसे हम सेक्टर बोलते हैं। द क्लोज स्पेस बिटवीन टू रेडियाई इज सेक्टर, वो हमारा सेक्टर होता है। अब आ जाते हैं हम सेगमेंट पे। सेगमेंट से पहले ये समझ लो कि कॉर्ड क्या होता है। सो कॉर्ड इज बेसिकली द लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करता है, ये हमारा कॉर्ड है, ठीक है। इस सर्कल को देखो, मैंने यहाँ पे भी कॉर्ड, दो पॉइंट्स टच होने चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे भी पॉइंट, यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कॉर्ड को ड्रॉ कर सकते हैं। दो पॉइंट्स बस टच होने चाहिए सर्कल के, ठीक है। सर्कमफेरेंस पे यहाँ पे दो पॉइंट्स टच होने चाहिए सर्कल पे और वो कॉर्ड होता है। तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड सर्कल में होता है डायमीटर, ठीक है। सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा लेंथ में होगा डायमीटर। तो ये हो गया कॉर्ड, ठीक है। अभी देखो, इस कॉर्ड के कारण जो सरफेस इनक्लोज हुआ उसे हम सेगमेंट बोलते हैं, ये हमारा सेगमेंट है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, उसमें बस रैंडमली एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जो कि दो पॉइंट्स को सर्कल के टच कर रहा है। तो ये जो क्लोज सरफेस बना ये हमारा सेगमेंट होता है, ठीक है। आपको इसके डिटेलिंग में नहीं जानना है, आपको केवल एक सर्कल मिलेगा जहां पे आपको पार्ट्स को लेबल करना होगा। व्हाट इज द रेडियस, व्हाट इज द डायमीटर, सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है, केवल इतना करना होगा। आर्क पे आते हैं। तो देखो आर्क क्या होता है, ये सर्कल का एक छोटा सा कर्व्ड पार्ट होता है। सर्कल पर एक छोटा सा कर्व लाइन जो है दैट इज आर्क, ठीक है। आगे चलते हैं। सर्कमफेरेंस क्या होता है? आपने 2D शेप में पेरीमीटर फाइंड करना सीखा होगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर। वैसे ही हम सर्कल का भी फाइंड करते हैं जिसे हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है? तो हम अब बाहर से टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। तो आपने बस एक सर्कल ड्रॉ किया, आपको बाहर एक लाइन इसके ड्रॉ करनी है जो सर्कल के केवल एक ही पॉइंट को टच करेगा। डू इट नाउ, इसे करके देखो। सर्कल ड्रॉ करो, अब सर्कल के ऊपर बाहर से एक लाइन ड्रॉ करो। यू विल फाइंड आउट कि ये हमेशा एक ही पॉइंट सर्कल में टच कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं टैंजेंट। देखो प्लीज नोट इट डाउन, यहाँ पे आपको डिटेलिंग में नहीं जानी है, आपको केवल डिफरेंट पार्ट्स दिए होते हैं और बोला जाता है लेबल इट, तो आपको केवल उसे लेबल करना होता है। नाउ हमने सारी चीजें कर ली, अब क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द वर्टिसेस, साइड्स, एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये क्वाड्रिलेटरल्स है, पहले मुझे ये बताओ, डू वी हैव ऑल दीज ए बी सी डी आर क्वाड्रिलेटरल? यस, क्यों है? बिकॉज 4 साइड्स हैं तो क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। वर्टिसेस क्या है, इसके क्या क्या वर्टिसेस है, तो हम वर्टिसेस में क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे।
ए बी सी डी। एंगल्स क्या है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। साइड्स क्या क्या है? ए बी सी सी, सॉरी, ए बी सी हमने लिख दिया है, राइट? ए बी बी सी, यस। नेक्स्ट आएगा हमारा सी डी और उसके बाद आएगा हमारा डी ए। तो ये हो गए हमारे साइड्स। लिखा ना हमने यहाँ पे ए बी सी डी आर वर्टिसेस, पॉइंट्स आर वर्टिसेस। साइड्स लिखा हमने ए बी सी डी डी ए। और एंगल्स क्या हो गए? एंगल बी, एंगल ए, एंगल सी, एंगल डी। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें सेम चीज करना है। तो देखो ई एफ जी और डी ये तो हो गए वर्टिसेस। साइड्स क्या हुए? ई डी ई भी आप बोल सकते हो या ई डी, दोनों चलेगा। तो डी ई एफ जी एंड जी डी या डी जी दोनों बोल सकते हैं। तो ये हो गए हमारे साइड्स। एंगल क्या हो गए? इधर एंगल बन रहे होंगे, राइट? तो एंगल ई, एंगल डी, एंगल एफ एंड एंगल जी। ठीक है, अभी यहाँ पे आते हैं। तो वर्टिसेस क्या है? पी क्यू आर एस। साइड्स क्या है? पी क्यू आर एस एंड पी एस। ठीक है, एंगल क्या है? एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस। अगर हमें एक को लिखने आता है तो हम बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, राइट? अगर हमें इसे लिखना भी पड़े, चलो इसे भी लिख देते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं डी ई एफ जी, वर्टिसेस हो गए। एंगल ई, एंगल एफ, एंगल जी, एंगल जी, एंगल डी, एंगल्स हो गए। ठीक है, आते हैं अब ई डी, ई एफ जी, या फिर हम जी डी या डी जी भी लिख सकते हैं। साइड्स हो गए, राइट? अभी आते हैं नेक्स्ट पे। तो हो गए ये पी क्यू आर एस, राइट? साइड्स क्या हो गए? पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस साइड है हमारा, राइट? आर क्यू ये भी आपका साइड है, एंड देन पी एस। एंगल्स क्या हो गए? एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस। ठीक है, सेम चीज हम यहां पे भी कर देंगे। तो एन एम एल के वर्टिसेस हो गए। के एल साइड है, एम एन साइड हो जाएगा हमारा, के एन साइड है, एल एम भी हमारा साइड हो जाएगा। एंगल के लिए एंगल के, एंगल एल, एंगल एम, एंगल एन, ऐसे हम मेंशन कर सकते हैं। सो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, इट्स वेरी सिंपल। वर्टिसेस क्या है? वर्टिसेस आर बेसिकली द कॉर्नर्स, राइट? एंगल्स क्या हैं? दो रेज जब एक कॉमन पॉइंट में जाके मिलते हैं, सो विच इज कॉल्ड एज एंगल्स। साइड क्या होते हैं? साइड्स आर बेसिकली द लाइन सेगमेंट, राइट? चलिए, ओके, तो अभी filling the blanks करते हैं, ठीक है? Now look at here, a rhombus is a dash in which all four sides are equal. थोड़ा स्पेसिफिक, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2D शेप, राइट? अगर हमें ज़्यादा स्पेसिफिक होना है तो वी कैन राइट क्वाड्रिलेटरल। तो हम यहाँ पे ज़्यादा ही स्पेसिफिक हों, दैट विल बी ग्रेट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ बेसिकली अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, ठीक है? द अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल और अनइक्वल, क्या होगा? इक्वल, ठीक है? अ ट्रायंगल with two sides and two angles equal is isosceles triangle. Isosceles triangle ही है जिसमें दो sides equal हैं। अगर दो sides equal है तो angle भी होगी। A quadrilateral whose opposite sides are parallel, तो पहले लिख दो यहाँ पे, ठीक है? ये हो जाएगा तुम्हारा parallelogram. It's a quadrilateral जिसमें opposite side हमारे parallel हैं. So we are done here. फिलिंग द ब्लैंक्स ज्योमेट्री का फेवरेट पार्ट होता है, इसके क्वेश्चंस आपको मिलते ही हैं, ठीक है? फिलिंग द ब्लैंक्स में कुछ ना कुछ ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होंगे। ट्रू फॉल्स पे आते हैं। एंगल विच आर ग्रेटर देन 90 डिग्री आर एक्यूट, ट्रू फॉल्स है ये हमारा। एक्यूट होगा नहीं, ग्रेटर देन 90 है मतलब ऑब्ट्यूज होगा, सो इट इज फॉल्स, ठीक है?
A straight angle is an angle that measure exactly 180 degree. बिल्कुल true है ये, 180 degree ही होता है. A right angle is an angle that measure exactly 190 नहीं, only 90 degree, केवल 90 degree का ही होता है हमारा right angle. So first is false, then true, then false. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, अब आ जाते हैं 3D शेप्स पे. तो बच्चों, आई बिलीव आप सभी के पास अभी मैथ्स की टेक्स्ट बुक होगी, राइट? सबके पास मैथ्स की टेक्स्ट बुक है. गुड. अभी उस टेक्स्ट बुक को अच्छे से देखो और मुझे बताओ क्या वो 2D शेप है या 3D शेप में है, क्या लगता है? देखो, सेम तरीके का स्ट्रक्चर आपको फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट में ऐसा दिखेगा, राइट? सो बेसिकली वो एक क्यूबॉइड शेप में है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों है. ठीक है, अभी हम क्यूबॉइड के फेस, एजेस और कॉर्नर को समझते हैं. ठीक है, फेसेस का तो मतलब हो गया ये जो सरफेसेस आपको दिख रहे हैं, दीज आर द फेस. ठीक है, फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड. अभी कॉर्नर्स बोले या वर्टेक्स बोले एक ही चीज है. तो ये जो पॉइंट्स हैं जिनका यूज करके हमने क्यूबॉइड बनाया है, दैट इज कॉर्नर्स और वर्टेक्स. ठीक है, कितने होते हैं काउंट करेंगे. एजेस क्या होते हैं? तो एजेस बेसिकली जहां पे टू फेसेस आके मीट कर रहे हों, मिलते हों, उसे हम एजेस बोलते हैं. ठीक है, नाउ ऑल ऑफ यू, इफ यू डोंट हैव द नोटबुक, गो एंड टेक योर नोटबुक फटाफट. ओके, आई ऑल्सो गॉट माई बुक. ठीक है, सबके पास बुक है. चलो इस बुक को ऐसे पकड़ लो. कॉर्नर सबसे पहले हम देखते हैं. ये क्या, ये भी कॉर्नर होगा, ये भी कॉर्नर होगा, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है. 4 कॉर्नर्स इधर है, 4 कॉर्नर्स इस साइड में होंगे. ठीक है, तो टोटल कितने हो गए हमारे? 4 + 4 8. फेसेस पे आते हैं. सो दिस इज द फेस. 1 2 3 4, राइट, 5 6 फेसेस हुए. चलो फिर से काउंट करते हैं. देखो, ये बुक है तो ये एक फेस हुआ. 1 2 3 4, यहां तक हमने काउंट किया. ये भी तो फेस ही हुआ ना. 5 6, तो कितने फेस हो गए हमारे? 6. एजेस पे आते हैं जहां पे 2 फेस मीट करते हैं. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये जो लाइन है, दिस इज द एज. ये लाइन है, ये भी एज है. ये लाइन है, ये भी एज है, ये भी एज है. तो कितने एज हो गए? 4. ठीक है, सिमिलरली पीछे भी हमें 4 दिखे होंगे, राइट? 4 दिख रहे होंगे. 1 2 3 4. तो अभी हमने यहाँ के काउंट कर लिए हैं. 4 + 4 8. अभी ये साइड बाकी है. 9 10. अब हम दोबारा से ऐसे काउंट नहीं करेंगे. तो ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है. तो कितने एजेस हो गए टोटल? 12 एजेस हो गए. ठीक है, अब अगर मैं इस क्यूबॉइड में सारे, अब इस नोटबुक को देखो, कैन यू से कि इसमें सारे साइड्स इक्वल हैं? नहीं, सारे साइड्स इक्वल नहीं है. वी कैन सी कि साइड्स यहाँ पे इक्वल नहीं है सारे के सारे. बहुत क्लियर विजिबल है हमें यहाँ पे, राइट? अगर इसमें हम सारे साइड्स को इक्वल कर दे तो वो क्या बना लेगा? क्यूब बना लेगा, राइट? जो डाइस होते हैं वो भी तो क्यूब में ही होते हैं, राइट? ठीक है, जिसके सारे यहाँ पे क्यूब में क्या होगा? ऑल द साइड्स आर गोइंग टू बी सेम. एजेस, फेसेस और कॉर्नर्स, इनका नंबर्स सेम होगा, 6 12 एंड 8. ठीक है, कभी कंफ्यूज हो जाओ तो अपना नोटबुक लेके काउंट कर लो. ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, नोटबुक लो और फटाफट काउंट कर लो. क्यूब और क्यूबॉइड में दोनों में सेम होगा. ठीक है, कोन में आ जाते हैं. चलो, बर्थडे कैप्स देखे आप लोगों ने? बर्थडे कैप्स, राइट? बर्थडे कैप्स इसी कोन में ही होते हैं, राइट? करेक्ट. चलो एक पेपर लो और उससे हम एक बर्थडे कैप बनाते हैं. ठीक है, टेक अ पेपर राइट नाउ. सी, आई गॉट द पेपर जिसका मैंने एक बर्थडे कैप बनाया. सी, इट्स अ वेरी सिंपल वन. अभी देखो, बर्थडे कैप्स में होता क्या है, ये वाला जो पार्ट होता है ये एक कर्व्ड लाइन होता है, राइट? मतलब एक सर्कल की तरह होता है, करेक्ट? और ये हमारा ऊपर अगर हम देखें ऊपर से तो हमें समवेयर ये ट्रायंगल के जैसा दिख रहा है. मतलब ऊपर ऐसे ट्रायंगुलर लग रहा है, अंदर इधर यहाँ पे सर्कल फॉर्म हो रहा है. सो इट इज आवर बर्थडे कैप. ठीक है, राइट? तो ये हमारा कोन हो गया. अभी देखो, इसमें हमारे जो कॉर्नर्स हैं
वो कितने हैं? वो एक हैं। वी हैव ओनली वन कॉर्नर जो ऊपर की तरफ है, बट फेस हमारा कितना है? तो फेस हमारा यहाँ पे दो है, ये भी फेस है, ये भी फेस है, तो देयर आर टू फेसेस। अब ये वाला जो फेस है इसे हम बोल देंगे कर्व्ड फेस, और ये वाला जो फेस है इसे हम बोल देंगे फ्लैट फेस। तो अगर हमें ज़्यादा स्पेसिफिक होना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं वन फ्लैट एंड वन कर्व्ड फेस, बट टोटल नंबर ऑफ फेसेस आर गोइंग टू बी टू। ठीक है, एजेस क्या होंगे? तो बच्चों ये जो कर्व वाला सर्कल वाला लाइन दिख रहा है इसे हम एजेस में काउंट करेंगे। ये तो एजेस में नहीं है, को अपने कैप को अच्छे से देखो तो यहाँ पे हमारे पास एक ही एज है विच इज अ कर्व्ड एज। ये हमें मेंशन करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये अब आपको मेंशन करना पड़ेगा कि दिस इज द कर्व्ड एज। ठीक है, चलो तो दो फेसेस, वन कर्व्ड एज एंड वन कॉर्नर। आगे बढ़ते हैं, सिलेंडर पे आते हैं। डू यू ऑल हैव द वाटर बॉटल? नो? देन टेक इट, टेक अ वाटर बॉटल। हियर इज माई वाटर बॉटल, मेरा वाटर बॉटल यहाँ पे है। ठीक है, अभी हमने जो पेपर लिया था कोन बनाने के लिए उसे वेस्ट मत करना, उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस का रफ कर लेना। ठीक है, चलो ये बॉटल अच्छे से देखो। ओके, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस कैप। मुझे ये बताओ, ये जितना सर्कल यहाँ पे है सेम यहाँ पे भी राउंड है, करेक्ट? तो इस तरीके का जो शेप होता है इसे हम बोलते हैं सिलेंडर। अब यहाँ पे कितने फेसेस हैं मैम? तो बेटा यहाँ पे एक फेस है, यहाँ पे दूसरा फेस है, ये भी तो फेस है, तो टोटल फेसेस हो गए यहाँ पे 3। अब इसमें से जो हमारे दो फेसेस हैं वो फ्लैट हैं, तो ये वाले हम बोलते हैं फ्लैट फेसेस। ये हमारे हो गए फ्लैट फेसेस। ठीक है, राइट? अब ये हमारा हो गया कर्व्ड फेस। देखो जब आप इधर देखोगे ना यहाँ पे, तो आपको ऐसा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है फ्लैट और कर्व्ड में, बट जब आप एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को लेकर आइडेंटिफाई करोगे, देखोगे, देन यू विल गेट टू नो कि ये वाला जो हमारा फेस है दैट इज बेसिकली अ कर्व्ड फेस। ये हमारा कर्व्ड फेस है। तो यहाँ पे दो फ्लैट फेसेस हो गए, एक कर्व्ड फेस हो गया, टोटल हो गए 3 फेसेस। एजेस कितने हुए? तो बेटा ये वाला जो सर्कुलर लाइन है, कर्व्ड लाइन है, ये वाला जो कर्व्ड लाइन है वो हमारा एजेस है। वहाँ पे ही आके दो फेसेस मिल रहे हैं, तो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करके अच्छे से लिखना पड़ेगा देयर आर टू कर्व्ड एजेस, कर्व्ड एजेस। ठीक है, अभी देखो कॉर्नर्स यहाँ पे 0 होंगे, क्यों होंगे मुझे ये बताओ। हमने क्या किया? हमने सिलेंडर को ड्रॉ किया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, पॉइंट्स तो हमने लिए ही नहीं है, कोई भी पॉइंट्स नहीं लिए हैं, वी डिडंट टेक द पॉइंट्स, तो कॉर्नर्स क्या हो जाएंगे? कॉर्नर्स यहाँ पे 0 हो जाएंगे। ठीक है, चलो नाउ वी आर गोइंग टू कीप आवर वाटर बॉटल, अपने वाटर बॉटल को रख देते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम लास्ट वन पे, स्पेयर पे। वहां पे सर्कल था 2D शेप में, यहाँ पे स्पेयर है। देयर इज अ डिफरेंस, इसमें डिफरेंस है बिकॉज इट्स अ 3D शेप। अब यहाँ पे ना तो कोई एज होगा, एज का मतलब क्या था कि टू फेसेस यहाँ पे मीट कर रहे हैं, वो एज है। यहाँ पे तो फेस ही एक है, देयर इज अ वन फेस विच इज अ कर्व्ड फेस। ठीक है, तो एजेस क्या हुए? एजेस यहाँ पे 0 हो गए, कॉर्नर्स यहाँ पे 0 होंगे। अब सेंटर और कॉर्नर में कंफ्यूज मत होना, वी आर नॉट टेकिंग एनी पॉइंट ऐसा बाहर जिससे हम स्पेयर को बना रहे हैं। तो स्पेयर में कॉर्नर्स 0 होते हैं, एजेस 0 होते हैं, बट देयर इज ओनली वन फेस विच इज अ कर्व्ड फेस। ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अ क्यूब हैज, क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? क्यूब में होते हैं 6 फेसेस। अ कोन हैज कितने एजेस होते हैं? 1 एजेस एंड हाउ मेनी फेसेस? 2 फेसेस। अ स्फेयर हैज 1 फेस। अ क्यूबॉइड हैज डैश एजेस, 12 एजेस। वर्टिसेस या कॉर्नर बोले सेम चीज है, तो 8 वर्टिसेस एंड 6 फेसेस। अ सिलेंडर हैज डैश एजेस, 2 एजेस होते हैं, बट कैसे होते हैं? कर्व्ड एजेस होते हैं। ये वाले एजेस की बात कर रहे हैं हम, तो कर्व्ड एजेस होते हैं। सो दिस इज आवर आंसर, 6, 1, 2, 1, 12, 8, 6 एंड 2।
ठीक है, 3D शेप्स पे भी हमारे फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट चैप्टर जो कि है डेटा हैंडलिंग का। अब ये डेटा क्या है, एंड मे बी दिस इज द फर्स्ट टाइम आप डेटा के बारे में पढ़ रहे हो, डेटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ रहे हो। ठीक है, आपने कभी ये चीज़ किया है, अपने दोस्तों के साथ हाइट मेजर किया है कभी भी? किया ही होगा, राइट? हमें बहुत अच्छा लगता है अगर हमें पता चल जाए कि हम टॉलर हैं, हमारा फ्रेंड शॉर्टर है, राइट? तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, और सम टाइम्स हम फन फन में चिढ़ाते भी है, राइट? बट याद रखना कि फन में चिढ़ाना है, ठीक है? ऐसे नहीं चिढ़ाना है, ओके? फन के लिए कर सकते हैं, ऐसे नहीं करना है। तो बेसिकली क्या है कि डेटा, अभी देखो आपने हाइट मेजर की, ठीक है? अब उस हाइट का कुछ ना, अगर हम प्रॉपर मेजरमेंट कर ले, ठीक है, तो मे बी समवन इज 150 सेंटीमीटर, समवन इज 120 सेंटीमीटर, समवन इज 133 सेंटीमीटर, हमने पूरे क्लास की ही हाइट मेजर कर ली, तो हमें डिफरेंट नंबर्स मिल गए, डिफरेंट मेजरमेंट मिल गए। अब हमने एक डेटा बना लिया, हमने जाके अपने क्लास टीचर को बोला कि मैम हमारी क्लास में 120 सेंटीमीटर हाइट वाले 3 बच्चे हैं, ठीक है, और 140 सेंटीमीटर हाइट वाले 4 बच्चे हैं, ठीक है। 4 स्टूडेंट्स हैं जिनका 140 सेंटीमीटर है, और कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा टॉल हो चुके हैं, ठीक है। कुछ लोगों का हाइट तो 155 सेंटीमीटर भी है, ठीक है। ऐसे 6 स्टूडेंट्स हैं। अब देखो ये जो इंफॉर्मेशन है, दिस इज द डेटा। अब हमें यहाँ पे डेटा मिल गया कि क्लास में किसकी हाइट कितनी है। अब हम उन्हें प्रॉपरली असेंबली में अरेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें मिल गया डेटा। अभी फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते, चलो एक एग्जाम्पल लेते। आपने अपने क्लास के सारे फ्रेंड से पूछा किसे कौन सी आइसक्रीम पसंद है। किसी ने बोला चॉकलेट, किसी ने बोला ब्लैक करंट, किसी ने बोला वनीला, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए, ठीक है। अब आपने एक डेटा बना लिया कि these many students like the chocolate ice cream, these many like the vanilla, these many like the black currant, ठीक है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है दैट इज डेटा, इसी को हम डेटा बोलते हैं, ठीक है। तो डेटा का हम यूज करते हैं टू गेट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले। सम टाइम डेटा का यूज तो हम कंपैरिजन पर्पस के लिए भी कर लेते हैं, ठीक है। तो डेटा हमारा क्या है, जब भी हम किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए, तो उसे हम डेटा बोलते हैं, ठीक है। अब डेटा को हम सिंबल्स के साथ शो कर सकते हैं, नंबर्स के साथ, पिक्चर्स के साथ। जब आप हायर ग्रेड्स में जाओगे तो आप ग्राफ्स के साथ भी डेटा को शो करोगे, ठीक है। तो डेटा को शो करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट अभी हम पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे डेटा के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास आपने शो कर दिए हैं, या फिर नंबर ऑफ कार्स इन द शोरूम आपने शो कर दिया। अब नंबर ऑफ कार्स बोल रहे हैं मतलब हमने ब्रांड की बात कर ली कि इस ब्रांड की इतने कार्स हैं, इस ब्रांड की उतने कार्स हैं, तो वो भी तो डेटा होगा, राइट। कितने स्टूडेंट्स को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, ये भी तो डेटा ही हुआ, राइट। हम परसेंटेज में भी डेटा लिख सकते हैं, यस, कि क्लास में 20% को ईवीएस पसंद है, 30% को मैथ्स पसंद है, और बाकी के जो बच्चे हैं उन्हें खेलना पसंद है, राइट। तो ये भी डेटा हो गया, तो आप परसेंट में भी लिख सकते हो, ठीक है। बट ये सारी हाई लेवल की चीज़ें जो आपको हायर ग्रेड्स में पढ़नी है, अभी तो हमें केवल पिक्टोग्राफ को समझना है। पिक्टोग्राफ मतलब पिक्चर बेस्ड ग्राफ, मतलब जब हम डेटा को पिक्चर के फॉर्म में शो करेंगे, सिंबल्स का यूज करके शो कर देंगे, तो वो तो हमारा पिक्टोग्राफ बन जाएगा। यहाँ पे हम सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं, राइट। अभी यही सेम एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि आपने अपने क्लास में पूछा किसको कौन सा आइसक्रीम पसंद है, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच और वनीला। तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आ गए। 45 चिल्ड्रन इतने हैं, चॉकलेट पसंद है, स्ट्रॉबेरी 35 को पसंद है, 50 को बटर स्कॉच पसंद है, एंड 25 को वनीला पसंद है। अब ये हमारा एक
अरेंज्ड डेटा है, ये हमारा एक प्रॉपर डेटा है जिसे बच्चों हम समटाइम टैबुलर डेटा भी बोलते हैं। बट आपने ऐसे रफ में लिखा होता, नंबर्स प्रॉपरली अरेंज नहीं होते हैं, तो हम उसे रॉ डेटा बोलते हैं। ये प्रॉपर डेटा है, दिस इज द टैबुलर डेटा। अब इसे पिक्चर के थ्रू हम पिक्टोग्राफ में कैसे शो करेंगे, चलो उसे समझते हैं। 45 है ना यहाँ पे बच्चे जिन्हें चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, तो हम क्या करेंगे, 45 अब नहीं लिखेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम एक कोन ही बना देंगे। ठीक है, कोन वाली आइसक्रीम बना लेते हैं। ठीक है, अब ये जो 1 कोन है उसका मतलब है 5 चिल्ड्रन। 1 कोन का मतलब क्या है, 5 चिल्ड्रन। तो अगर 45 चिल्ड्रन हैं तो हम ऐसे कितने कोन बनाएंगे बताओ। यहाँ पे 45 के प्लेस पे हमें ऐसे 9 कोन्स बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 45। आते हैं 35 पे, तो 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गए 35। बटर स्कॉच पे जाएंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो हो गए 50। यहाँ पे 25 है, 1 2 3 4 5, तो हमें इन नंबर्स को नहीं शो करना है, हमने ऐसे कोन्स बना दिए। तो ये हमारा हो जाएगा पिक्टोग्राफ, जो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये जो 1 कोन है दैट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, या फिर हम कहें 5 चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 9 कोन्स बनाए हैं, मतलब 45 लोगों को चॉकलेट पसंद है। ठीक है, फिर कितने लोग थे, 35 थे, तो यहाँ पे हमने कितना बनाया है, 7 बनाया है, राइट, विच इज बेसिकली 35 स्टूडेंट्स, राइट। यहाँ पे हमने 10 बनाया है विच इज 50, यहाँ पे हमने केवल 5 बनाया है विच इज 25। तो अब आपने नंबर्स को नहीं शो किया, केवल सिंबल्स का यूज किया टू रिप्रेजेंट द डेटा, सो दिस इज पिक्टोग्राफ। ये भी आता है, ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, टू ड्रॉ द पिक्टोग्राफ, या फिर पिक्टोग्राफ गिवन होगा और आपको ये क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। अभी देखो, इसको अच्छे से क्वेश्चन को रीड करते हैं। द पिक्टोग्राफ बिलो शोज द फेवरेट कलर ऑफ अ बैग ऑफ द जूनियर चिल्ड्रन, रीड द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्केल देखो, इसे देखो, अगर फुल बैग है मतलब वो, अगर एक फुल बैग बना हुआ है सो दैट इज बेसिकली 10 बैग्स, ठीक है, और अगर एक हाफ बैग बना हुआ है सो दैट इज बेसिकली 5 बैग्स। ठीक है, तो अभी इसे करते हैं। चलो, स्केल हमने देख लिया। रेड में हमें कितने बैग्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 फुल बैग्स दिख रहे हैं, मतलब 10 इंटू 5, तो ये बेसिकली 50 चिल्ड्रन हो गए जिनके पास रेड कलर के बैग हैं। बट ये हाफ बैग भी है तो ये बेसिकली 5 है, तो यहाँ पे टोटल 55 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिन्हें रेड कलर का बैग पसंद है। ठीक है, अभी 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 10 इंटू 7 70 होता है, 70 यहाँ पे भी हाफ बैग है तो ये हो गया 75। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 90, 90 प्लस 5 95। 1 2 3 4 5 50, 50 प्लस 5 55 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 है यहाँ पे, राइट, 1 2 3 4 5 6, 6 एंड हाफ, ये 5 बैग्स है तो 60 प्लस 5 ये हो गया 65। हमने ये 10 क्यों लिखा, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन था कि अगर फुल बैग है तो वो 10 बैग्स है, तो बैग्स तो बच्चों के ही पास होंगे, राइट, मतलब 10
यहाँ पे टोटल हो गए 55 क्योंकि 5 बैग्स थे तो 50, हाफ बैग है तो 5, सो 50 प्लस 5 55। ठीक है, अब हमने ये नंबर्स निकाल लिया तो क्वेश्चन का आंसर देंगे। विच कलर ऑफ द बैग इज मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज्यादा दिख ही रहा है ब्लू कलर का ही बैग होगा। ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक द ग्रीन बैग, ग्रीन बैग कितने लोगों को पसंद है, तो भाई 55 बच्चे ही ऐसे हैं जिन्हें ग्रीन कलर का बैग पसंद है। राइट, हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन लाइक अ ब्लू बैग देन ऑरेंज बैग, तो ऑरेंज बैग 65 लोगों को पसंद है, ब्लू बैग 95 लोगों को पसंद है। सब्ट्रैक्ट कर दो, 30 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिन्हें ब्लू बैग ज्यादा पसंद, लाइक कंपैरिजन करेंगे तो 30 चिल्ड्रन इज गोइंग टू बी द आंसर। 30 चिल्ड्रन मोर जो ब्लू बैग पसंद करते हैं। विच इज द लीस्ट पॉपुलर बैग इन द कलर इन द बैग्स, लीस्ट पॉपुलर में दो कलर्स है, रेड और ग्रीन कलर के, तो रेड और ग्रीन कलर के जो बैग्स है, क्योंकि दोनों में 55 है ना, तो रेड और ग्रीन कलर के जो बैग्स हैं दैट इज द लीस्ट पॉपुलर, मतलब सबसे ज्यादा ब्लू कलर का बैग बच्चों को पसंद है। आपको कौन से कलर का बैग चाहिए होता है? फाइनल एग्जाम्स हो रहे, यू मे बाय सम न्यू बैग, राइट? आई गेस बहुत सारे लोग हमेशा न्यू ग्रेड्स पे जाते हैं तो नए नए बैग्स भी खरीदते हैं, तो कौन से कलर का बैग आपको पसंद है? यहाँ पे तो बच्चों को ब्लू कलर का बैग सबसे ज़्यादा पसंद है। तो बच्चों वी आर डन, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो पिक्टोग्राफ ड्रॉ करने के लिए आता है, बहुत सिंपल है, कोई हमें फैंसी ड्राइंग नहीं करनी है वहाँ पे। ठीक है, मान लो हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये सब शो करना है, नंबर ऑफ पीपल शो करना है, तो हम एक सिंपल सी स्माइली जैसी सिंबल बना देंगे और उससे शो करेंगे। ठीक है, आइसक्रीम बनाना था तो मैंने इसीलिए कोन बना दिया, तो हम एकदम सिंपल सिंबल्स को लेंगे एंड पिक्टोग्राफ्स को ड्रॉ करेंगे। समटाइम्स पिक्टोग्राफ्स गिवन होते हैं जैसे अभी गिवन थे और हमें आंसर्स फाइंड करने होते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसमें कैलकुलेट कर लेना है आपको। ओके, पहले आप कैलकुलेट कर लोगे, स्केल को देख लोगे कितना कितने के इक्वल है, देन आप नंबर्स फाइंड कर लोगे। सो वी आर डन, आवर रिवीजन इज कंप्लीटेड। 3 चैप्टर्स हमने यहाँ पे आज कंप्लीट किया है। ओके, ज्योमेट्री था, टाइम था, डेटा हैंडलिंग था। हियर इज द क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ यू। जितना हमने आज के क्लास में डिस्कस किया है सबसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। राइट नाउ पॉज द वीडियो, इस क्वेश्चन को फटाफट से कर लो और इसके आंसर्स को कमेंट सेक्शन में लिख के जाना। देख लो 1 2 3 4 5, टोटल यहाँ पे मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं। टेक इट, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, टेक द स्क्रीनशॉट, या फिर आप इसे पॉज कर दो और इसको फटाफट से आंसर करके कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है, सो आवर रिवीजन इज डन। Now, here is a one thing for all of you, which is said by Dr. APJ Abdul Kalam. You have to dream before your dreams come true. राइट, हमें पहले तो ड्रीम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमारा ड्रीम क्या है। हमें ये सोचना पड़ेगा पहले कि हमें फर्स्ट आना है। अगर हम ऐसा सोचेंगे तभी तो हम उसके लिए हार्ड वर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रॉपर क्लासेस अटेंड करेंगे ताकि हम फर्स्ट आए। और हमने सोचा ही नहीं कि हमें अच्छे मार्क्स लाना है, हमें मम्मा एंड पापा को प्राउड फील कराना है, तो फिर हम वो प्राउड कैसे करवा पाएंगे अपने मॉम एंड डैड को? फर्स्ट कैसे आएंगे? अच्छा परफॉर्मेंस कैसे देंगे एग्जाम में? तो फर्स्ट हमें पहले अपने ड्रीम को खुद बनाना है। ठीक है, तभी तो वो ड्रीम जाके ट्रू होगा, सच होगा। राइट, so yes, we are here. On this note, I'm going to end the video. Thank you so much बच्चों, I hope आपका एक proper revision यहाँ पे complete हुआ होगा। Right, thank you very much everybody and all the best all of you for your final exams. All the best. Bye bye.